चैप्टर 96। जिनवू जल्द ही हंटर नीलामी में पहुंचा। मुख्य इमारत ऊंची नहीं थी बल्कि चौड़ी थी, जिससे प्रारंभिक धारणा बनी कि यह एक कार्यालय भवन के बजाय एक संग्रहालय या आर्ट गैलरी की तरह थी। विशाल कार पार्क जोर जोर से चिल्लाने लगा, हम सभी को जगह देंगे, चाहे प्रतिभागी सैकड़ों में हो या हजारों में। वह प्रभावशाली इमारत उस पार्किंग स्थल के मध्य में खड़ी थी। कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि हंटर नीलामी कलाकृतियों के व्यापार से कमीशन के माध्यम से कितना पैसा कमा रही थी। जिनवू टैक्सी से बाहर निकला और इमारत की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कदम उठा पाता, औपचारिक रूप से कपड़े पहने एक आदमी अचानक बाहर भाग गया। आपको सेओंग जिनवू हंटर होना चाहिए। हाँ, मैं हूं। उस आदमी ने जिनवू के चेहरे की जांच की और आश्चर्यचकित भाव बनाया, लेकिन उसे जल्द ही अपनी भूमिका याद आ गई और उसने स्वागत भरे स्वर में युवा का अभिवादन किया। हंटर नीलामी मूल्यांकन विभाग से, मेरा नाम किम जियोंग की है। हमने फोन पर बात की। कृपया मेरा पीछा करें। जिनवू ने हल्के से अपना सिर हिलाया। जिनवू को मूल्यांकन कक्ष की ओर ले जाते समय किम जियोंग का दिमाग तेजी से घूम रहा था। नया रैंक एस जो कुछ ही देर पहले पत्रकारों से गायब हो गया था, वह मेरे ठीक पीछे खड़ा है। जब उसने पहली बार कॉल रिसीव की तो उसे लगा कि यह कोई शरारत होगी। सबसे पहले कलाकृति का कथित प्रभाव निरर्थक लग रहा था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि फोन पर उस व्यक्ति ने कहा था कि वह उस रैंक का एस हंटर था जिसकी पहले दिन में घोषणा की गई थी। मैंने लगभग एक रैंक एस हंटर का अपमान कर दिया, है ना? हंटर्स एसोसिएशन द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि फोन नंबर वास्तव में हंटर सेओंग जिनवू का था, वह कितना भयभीत हो गया था। उसे भाग्यशाली सितारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने नियमों का पालन किया और कॉल को बेरहमी से खारिज नहीं किया। अब आधिकारिक तौर पर अपनी नई रैंक में पंजीकृत हंटर सेओंग जिनवू ने अपनी पुनः जागृति प्रक्रिया के माध्यम से ई से एस तक रैंक में 5 स्तरों से अधिक की छलांग लगाई है, और यह पता चला है कि उसके पास मैच प्रकार की क्षमताएं हैं। अब भी नीलामी घर के विभिन्न हिस्सों में लगे टीवी स्क्रीन पर इस युवक का चेहरा चिपका हुआ देखा जा सकता है। शायद उसे खुद ये कुछ ज्यादा ही लगा, क्योंकि युवक ने अपना चेहरा छुपाने के लिए अपना हुड नीचे खींच लिया था। वे किम जोंग की के बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से उसे थोड़ा चापलूसी महसूस हुई क्योंकि समाचार प्रसारण में जिनवू के नाम का उल्लेख जारी रहा। क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या हम साथ में सेल्फी ले सकते हैं? हालांकि उसने अपना सिर हिलाया। यदि वह इस समय काम पर नहीं होता तो उसने एक सेल्फी के साथ साथ कुछ ऑटोग्राफ के लिए भी अनुरोध किया होता। हालांकि वह एक महत्वपूर्ण व्यापार के लिए आने वाले ग्राहक के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जो अभद्र हो। उसे कुछ समय तक डटे रहना था और मजबूती से पकड़े रहना था। क्या प्रवेश द्वार से यहां तक का गलियारा इतना छोटा था? वे मूल्यांकन कक्ष में पहुंचे जबकि उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे और निकल रहे थे। किम जियोंग ने उदास भाव से बात की। यह इस तरह से है। मूल्यांकन विभाग के प्रमुख, साथ ही कंपनी के सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकनकर्ता इस विस्तृत कमरे के अंदर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। यहां आने के लिए उन्होंने दोपहर का भोजन भी त्याग दिया। जिनवू का चेहरा देखकर विभाग प्रमुख की आंखें खुल गईं। ये वास्तव में समाचार वाला वही आदमी है। इस बीच मूल्यांकनकर्ता ने घबराकर अपनी सूखी लार निगल ली। उस मामले में जादू प्रवर्धन उपकरण वास्तव में है? नहीं, अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं था। सिर्फ इसलिए कि वह आदमी असली था, इसका मतलब यह नहीं कि चीजें भी असली होंगी। मूल्यांकनकर्ता ने इसे अपने दिमाग में दोहराया जैसे कि खुद को शांत करना हो। यहां तक कि दुनिया के सबसे महान कलाकृति निर्माता द्वारा अपनी आत्मा को उड़ेलकर शीर्ष सामग्री के साथ बनाई गई सबसे अच्छी जादुई प्रवर्धन कलाकृति का प्रभाव भी 50% से अधिक नहीं होगा। और फिर सही सामग्री जुटाना भी आसान नहीं होगा। इसे बनाने के लिए आवश्यक जनशक्ति और समय की तो बात ही छोड़िए, ये हास्यास्पद भी होगा। कोई व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली मान सकता है यदि उसे हर कुछ वर्षों में एक बार उन कलाकृतियों में से एक को बाजार में आते हुए देखने को मिले। दुनिया भर से इच्छुक जादूगर प्रकार के शिकारी ऐसी वस्तुओं को खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े थे, लेकिन वास्तव में उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। खैर, यहां दुनिया तक जाने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि स्थानीय स्तर पर मैच टाइप हंटर, और जिसे अक्सर अंतिम हथियार के रूप में जाना जाता है, चुई जोंगिन गंभीरता से 50% या अधिक प्रभाव के साथ एक प्रवर्धन कलाकृति खरीदने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लेकिन फिर एक शिकारी जो इस रैंक का हो सकता है लेकिन व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है, 100% प्रवर्धन प्रभाव वाली एक कलाकृति लेकर नीलामी में आया था। ये बकवास होगा। कहानी इतनी अकल्पनीय थी कि यदि वह व्यक्ति शीर्ष क्रम का हंटर नहीं होता तो उन्होंने उसे लात मारकर पहले ही परिसर से बाहर निकाल दिया होता।
तथापि वे रैंक एस हंटर को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते थे। भले ही आज का मामला बेकार ही खत्म हो जाए, यह आदमी निस्संदेह भविष्य में एक महत्वपूर्ण ग्राहक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मूल्यांकनकर्ता ने जिनवू से बात की। उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद और कई गुना अधिक निराशा का मिश्रण था। क्या मैं उस कलाकृति पर एक नजर डाल सकता हूँ? किम जियोकी और विभाग प्रमुख दोनों ने तनावपूर्ण भावों के साथ जिनवू को देखा। ठीक है, इसे अपनी जेब से निकालने का नाटक करते हुए जिनवू ने अपनी इन्वेंटरी से अवेरिस के मनके को बुलाया। तो यह है। मूल्यांकक ने अपना चश्मा ठीक किया और खूबसूरत गोल रक्त रंग के मनके को घूरकर देखा। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसमें एक विशेष चुंबकीय आकर्षण था जिससे देखने वाले अनायास ही आश्चर्य में पड़ जाते थे। मूल्यांकन विभाग के दो व्यक्तियों ने मन ही मन उसकी प्रशंसा व्यक्त की। हालांकि मूल्यांकनकर्ता अपना चश्मा फिर से समायोजित करते समय अपना सिर झुका रहा था। ये किसी जादुई क्रिस्टल या एमपी पत्थर से बनी किसी कलाकृति की तरह नहीं दिखता है। क्या मैं सही हूं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मूल्यांकनकर्ता ने सिर हिलाया। जैसा मैंने सोचा था, वह पहले से ही 7 साल से मूल्यांकन करता थे। वह अब तक अनगिनत कलाकृतियों का अवलोकन करने में सक्षम था, लेकिन उसने इस तरह लाल रंग का उत्सर्जन करते हुए एक भी क्रिस्टल नहीं देखा था। अधिकांश नियमित क्रिस्टल एक साफ नीले रंग का उत्सर्जन करते हैं और ग्रेड जितना अधिक होता है वे उतने ही गहरे होते जाते हैं। हालांकि ये लाल रंग था। मन का प्राप्त करने से पहले मूल्यांकनकर्ता अपना सिर इधर उधर झुकाता रहा। जब उसने किया, यह क्या है? अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यह उस अज्ञात शक्ति के कारण था जिसे उसने क्रिस्टल मनके से महसूस किया था। क्या यह हो सकता है? जब उसने जादू के मोती को देखा तो वह भयभीत हो गया। मूल्यांकनकर्ता वास्तव में एक रैंक बी मैच प्रकार का जागृत व्यक्ति था, और इस प्रकार वह तुरंत समझ गया कि उसके हाथ में किस प्रकार की वस्तु है। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना बह निकला। अरे बाप रे! इस जादुई मनके से निकलने वाली सरासर शक्ति के कारण उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए, और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और पाया कि जिनवू बिना शब्द के उसे घूर रहा था। यदि इसे यहाँ लाने वाला कोई निम्न श्रेणी का शिकारी था तो मैं। ऐसा उसे पहली बार महसूस हो रहा था। वह गिनना भूल गया कि इतने वर्षों में उसने कितनी अमूल्य कलाकृतियां संभाली थी, लेकिन ये पहली और एकमात्र बार था जब उसे इस वस्तु को मूल्यांकन के लिए लाने वाले व्यक्ति को पीटने और उसे चुरा लेने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी रैंक एस था। जिनवू चुपचाप देखता रहा। उस घूरने के बाद मूल्यांकनकर्ता ने खुद को संभाला और अपनी इच्छा पर लगाम लगाई। मैं एक रैंक एस को लूटना चाहता था। कोशिश करने की तो बात ही छोड़िए, वह किसी हंटर के साथ ऐसा कुछ करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, जबकि उसकी ताकत में इतना बड़ा अंतर है। ठीक उसी तरह जैसे मूल्यांकनकर्ता ने तब किया जब वह मनके को देख रहा था। जिनवू अब मूल्यांकनकर्ता की ओर अपना सिर झुका रहा था। उसके साथ क्या माजरा है? क्या वह किसी तरह अस्वस्थ महसूस कर रहा था? बहरहाल मूल्यांकनकर्ता ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और विभाग प्रमुख से बात की। क्षमा करें निर्देशक, कृपया कैमरा चालू करें। उस अनुरोध के पीछे का अर्थ ये था कि मूल्यांकनकर्ता के हाथ में जो वस्तु थी वह नकली नहीं थी। विभागाध्यक्ष की धड़कनें तेज हो गईं। जिनवू की कॉल का सबसे पहले उत्तर देने वाले व्यक्ति किम जियोकी ने भी इसी तरह की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। फिल्मांकन अब शुरू होगा। विभाग प्रमुख ने कैमरे का लेंस मूल्यांकनकर्ता की ओर स्थानांतरित कर दिया। मूल्यांकनकर्ता डिश के आकार के जादुई ऊर्जा मापने वाले उपकरण की ओर चला गया। सबसे पहले उसने मन का नीचे रखा और उसका नाप लिया। संख्यात्मक मान दिखाई दिए। इसके बाद उसे फिर से मापा गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में जादुई मोती था। मूल्यांकनकर्ता से लीक होने वाली मापी गई जादुई ऊर्जा का मूल्य तुरंत दोगुना हो गया। नतीजों की पुष्टि के बाद किम जियोकी का रंग फीका पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? विभाग प्रमुख भी जल्दी से करीब पहुंचे और परिणामों की पुष्टि भी की। 100%। ये वास्तव में 100% प्रवर्धन प्रभाव वाला एक जादुई उपकरण है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कलाकृतियों के व्यापार में सहायता से हंटर नीलामी द्वारा अर्जित औसत कमीशन लगभग 5% था। यदि कोई वस्तु लगभग 100 बिलियन वॉन में बिकती है तो उन्हें सौदे से लगभग 5 बिलियन की कमाई होगी। हालांकि अपने विशाल अनुभव के बावजूद वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि यह लाल जादुई मनका कितने में बेचा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। एक जैकपॉट। यदि कोई नहीं देख रहा होता तो वह चिल्लाता और अपने बगल वाले अधीनस्थ कर्मचारी को गले लगा लिया। यदि सौदा सफलतापूर्वक हो जाता है तो उसे कितना बिक्री प्रोत्साहन मिलेगा। अत्यधिक उत्साह ने उसे पूरी तरह से बेदम कर दिया। किम जियोकी की प्रतिक्रियाएं उसके वरिष्ठ से बहुत अलग नहीं थी।
उसने अपने चेहरे पर एक परमानंद की अभिव्यक्ति के साथ अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। हाँ, यदि उसे आज के काम के लिए मान्यता मिल सकती है तो उसे पदोन्नति मिलने में कुछ ही समय लगेगा। मैं आगे प्रदर्शन की ओर बढ़ूंगा, मूल्यांकनकर्ता बड़ी कठिनाई से बोला। उसकी आवाज लगातार कांप रही थी। मूल्यांकन विभाग के 2 लोगों ने तुरंत खुद को दूर कर लिया। जिन-वू भी कुछ कदम पीछे हट गया। कैमरा सब कुछ बहुत अच्छे से फिल्मा रहा था। यदि किसी को संभावित खरीदारों से अपील करनी हो तो वास्तविक फुटेज सरल संख्यात्मक मूल्यों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था। मूल्यांकनकर्ता की निगाहें कैमरे की ओर थीं। आइए शुरू करें। ट्रक के पहिए के आकार का बर्फीला तूफान मूल्यांकनकर्ता के दाहिने हाथ पर भड़कने लगा। वह चलता रहा। इस जादुई ऊर्जा को बनाए रखते हुए मैं जादुई मोती को छूऊंगा। जैसे ही उसके बाएं हाथ ने बीड ऑफ एवरेस्ट को छुआ, उसके हाथ पर नाचते बर्फीले तूफान ने पूरे मूल्यांकन कक्ष को हिलाकर रख दिया। यदि स्तब्ध मूल्यांकनकर्ता ने तुरंत अपना जादू रद्द नहीं किया होता तो पूरा कमरा एक पल में जम गया होता। कृपया कैमरा बंद कर दें। विभाग प्रमुख ने सिर हिलाया और कैमरे को बंद करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। इसके साथ ही कलाकृति मूल्यांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई थी। मूल्यांकनकर्ता के हाथ से जादुई ऊर्जा फूटने का एहसास होने के बाद जिन-वू चिंतित था, लेकिन अंत में उसे राहत की सांस मिली। हालांकि ये सिर्फ वो ही नहीं था, कमरे में मौजूद सभी लोगों ने भी अपने कांपते दिलों को शांत करने के लिए लंबी लंबी आहें भरी। लगभग तुरंत ही कमरे में सन्नाटा छा गया। जिन-वू ने चुपचाप पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये कितने में बिकेगा? क्या वह इस आदमी को बेचने के बाद वह कलाकृति खरीद पाएगा जो वह चाहता था? खैर, इसके अलावा वह वास्तव में इस बात को लेकर भी उत्सुक था कि किसी के जादू को 100% तक बढ़ाने में सक्षम जादुई उपकरण की कीमत कितनी होगी। मूल्यांकनकर्ता ने बीड ऑफ एवरेस्ट को अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। मैं इस पर मूल्य टैग लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? उसकी नजर जिन-वू पर चली गई। उसने अपनी सूखी लार निगल ली। आखिर इस आदमी को ऐसी कलाकृति कहां से मिली? यह कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसके बारे में मूल्यांकन को चिंता करनी चाहिए। वह ये जानता था, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं सका और फिर भी पूछा, आपको ये कहां मिला? जिन-वू ने मूल्यांकन की बजाय किम जियोंग की ओर देखा और इसके बजाय पूछा, क्या यह प्रश्न सुचारू लेनदेन के लिए भी आवश्यक है? किम जियोंग ने उसकी नजरों से इस तरह नजरें मिलाने से परहेज किया जैसे कि वह शर्म महसूस कर रहा हो, और उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खरोंच लिया। मूल्यांकनकर्ता ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बस इतना ही है। मैं बहुत आश्चर्यचकित था, बस इतना ही। हालांकि जब इस जादुई उपकरण का अस्तित्व जनता के सामने आएगा तो निस्संदेह हर कोई इसकी उत्पत्ति के बारे में उत्सुक हो जाएगा। दरअसल वहां मौजूद अन्य 2 व्यक्ति भी उत्सुकता से मरते दिख रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वे उससे पूछते तो उत्तर न देने का कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने यह मन का कम ईमानदार तरीकों से हासिल किया हो, और साथ ही अगर दूसरों को पता भी हो तो भी उनमें से कोई भी अपने लिए दूसरा मन का नहीं ढूंढ पाएगा। कमरे में मौजूद 3 अन्य लोगों ने अपनी सांसें रोक ली और जिन-वू के जवाब पर ध्यान केंद्रित किया, सोच रहे थे कि उसके मुंह से क्या निकलेगा। जिन-वू ने बस मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने इसे कालकोठरी से उठाया था। बेक यूनहो अपने निजी कार्यालय में लौट आया। मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूं, इसलिए किसी को भी अंदर न आने दें। शायद उसे लगा कि अपने सचिव को आदेश देना पर्याप्त नहीं था, उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। इसके बाद ही उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया और फिर एक रैंक एस हंटर के साथ साथ एक गिल्ड के मास्टर को दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए उसने अपने हाथ लगने वाली हर जानकारी का अवलोकन करना शुरू कर दिया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? बेक यूनहो जिन-वू के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। एक शिकारी जो मजबूत हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो कोई उस आदमी की ताकत को कैसे समझा सकता है जो केवल कुछ ही दिनों में इतनी बढ़ गई थी? बेक यूनहो की उंगलियां काफी तेजी से हिली। उसने विशेष हंटर वेबसाइट पर लॉग इन किया, जिस तक दुनिया भर के केवल शीर्ष रैंक वाले शिकारी ही पहुंच सकते थे, और इस मामले से संबंधित किसी भी जानकारी की खोज की। दुर्भाग्य से ये समय की बर्बादी थी। कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई हंटर नहीं था जो अकेले ही अपने आंकड़ों में सुधार कर सके। नहीं, वे केवल शुद्ध भाग्य के माध्यम से ही मजबूत हो सकते हैं, जिसे जागृति या पुनः जागृति प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या उसे उस आदमी को शिकारी नहीं बल्कि देवताओं द्वारा चुना हुआ व्यक्ति कहना चाहिए? अनगिनत विंडोज बार बार पॉप अप हुई, केवल गायब होने के लिए, और अनगिनत टेक्स्ट बिना एक पल के भी कंप्यूटर स्क्रीन पर भर गए। ऐसे ही 3 घंटे बीत गए।
खोज में बिताए गए लंबे घंटों से थककर बेक यूनहो अपनी कुर्सी के पीछे झुक गया। हो सकता है मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की हो। यह एक संभावना हो सकती थी, क्योंकि वह हंटर सेओंग जिनवू द्वारा प्रदर्शित अविश्वसनीय ताकत से बहुत हैरान था। उसने इसे समझाने के तरीके के रूप में एक पागल सिद्धांत के बारे में सोचा होगा। जब चीजें इतनी व्यस्त थी तो वह क्या कर रहा था? इस तरह समय बर्बाद करने के बजाय उसे हंटर सेओंग जिनवू को एक और प्रस्ताव भेजना चाहिए। कौन जानता है, तेज तर्रार चेयरमैन चुई अब तक अपने हाथ में एक अनुबंध लेकर हंटर सेओंग जिनवू का दौरा कर चुका होगा। बेक यूनहो ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए एक एक करके सभी विंडो बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन जब सिर्फ एक विंडो खुली रह गई, जरा ठहरिए, मनोरंजन के लिए उसने सर्च इंजन में हंटर लेवल अप एबिलिटी टाइप कर दिया। निस्संदेह बोलने लायक कोई परिणाम नहीं था। वैसे भी जब बेक यूनहो ने इसे टाइप किया तो शुरुआत में उसे किसी ठोस चीज की उम्मीद नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि वह अनजाने में उन कार्यों को दोहरा रहा था जो वह ऑनलाइन कुछ खोजते समय करता था। अब मैं इसके बारे में सोचता हूं, मैंने आज दोपहर का भोजन नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपना पेट रगड़ा क्योंकि उसे देर से ही अपनी भूख का एहसास हुआ। बेक यूनहो सर्च इंजन को पूरी तरह से बंद करने वाला था, लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसने नीचे कुछ शब्दों वाला एक निश्चित लिंक देखा जो खोज परिणामों के 5वें पृष्ठ पर पाया गया। यदि लिंक किया गया पता वह फोरम नहीं था जिसके साथ केवल हंटर्स साइन अप कर सकते थे, तो उसने उन शब्दों को अनदेखा कर दिया होता और आगे बढ़ जाता। बेक यूनहो ने जल्दी से माउस को हिलाया। शीर्षक, मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। विवरण, मैं अपने आंकड़े अचानक किसी वीडियो गेम की तरह संख्याओं में देख सकता हूं और मैं उनके मान भी बढ़ा सकता हूं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे जैसा कुछ अनुभव किया हो? एक गुमनाम ने उन शब्दों के साथ एक सूत्र खोला था। हालांकि बेक यूनहो को इसका वर्णन कैसे करना चाहिए? जब उसने उसे पढ़ा तो उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थी, साथ ही उसकी दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। निश्चित रूप से अन्य लोग सोचेंगे कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है। फिर भी इसकी पुष्टि करके खोने के लिए कुछ नहीं था। बेक यूनहो ने उसका फोन उठाया। नमस्ते महोदय। जल्द ही दूसरे डिवीजन के अनुभाग प्रमुख अहम साहंग मिन ने कॉल का उत्तर दिया। मैं चाहूंगा कि कृपया आप मेरे लिए कुछ खोजें। बाक यूनहो ये जानना चाहता था कि जिस दिन इस अज्ञात व्यक्ति ने ये शब्द लिखे थे उस दिन हंटर सेओंग जिनवू क्या कर रहा था। जी श्रीमान, मैं ढूंढ लूंगा। संक्षिप्त लेकिन सरल उत्तर के साथ कॉल समाप्त हो गई। अनुभाग प्रमुख आहा एक प्रतिभाशाली कर्मचारी था। यदि बेक यूनहो थोड़ी देर प्रतीक्षा करता तो उस व्यक्ति को किसी भी माध्यम से जो चाहिए वह मिल जाता। हालांकि परिणाम उसकी अपेक्षा से जल्दी आ गया। पहले से बेक यूनहो ने तुरंत बज रहा फोन उठाया। सर, सौभाग्य से हमारे पास अभी भी कुछ जानकारी थी, इसलिए आप जो चाहते थे हम उसे तुरंत ढूंढने में सक्षम थे। सच में? बेक यूनहो उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो एक समय ऐसा था जब चीफ आहंग के आदेश के बाद सेकंड डिवीजन का पूरा ध्यान हंटर सेओंग जिनवू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने पर केंद्रित था। इसके लिए धन्यवाद, उसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जी श्रीमान, उस दिन सेओंग जिनवू हंटर था। ऐसा लगता है जैसे यह उस समय के दौरान था। सर, क्या आपको अभी भी कुछ महीने पहले की दोहरी कालकोठरी की घटना याद है? हाँ, मुझे याद है। सेओंग जिनवू हंटर वास्तव में उस दोहरी कालकोठरी घटना का एकमात्र उत्तरजीवी था। अगर मुझे ठीक से याद है तो अस्पताल में रहने की पूरी अवधि के दौरान वह बेहोश था। क्या ऐसा है? बेक यूनहो ने निराश भाव व्यक्त किया। आखिरकार एक बेहोश आदमी इंटरनेट पर कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएगा। अपने स्टेट मूल्यों में वृद्धि, ऐसी कोई चीज संभव ही नहीं है। अंततः ये सब वास्तव में समय की एक अजीब बर्बादी थी। अब वह कुछ थकने लगा था। उसने तय किया कि वह आज थोड़ा जल्दी घर जाएगा और सोएगा, लेकिन फिर एक मिनट रुकिए सर। हाँ, वह सचमुच बेहोशी की हालत में था, लेकिन फोन के स्पीकर से अहम साहंग मिन की रहस्यमय आवाज निकली। लगता है वह उस दिन जाग गया था, सर। चैप्टर 97। जैसे ही उसने ये सुना, बेक यूनहो ने तुरंत अपनी पहले से झुकी हुई बैठने की मुद्रा को ठीक किया। वह उस दिन जाग गया था। वास्तव में सर, वह पिछले दिन जागा था। अहम साहंग मिन ने लगभग तुरंत ही अपने उत्तर में संशोधन किया। लेकिन बेक यूनहो ने सोचा कि एक दिन का समय अंतर यहां महत्वपूर्ण नहीं था। नहीं, वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह थी कि हंटर सेओंग जिनवू द्वारा उन शब्दों को पोस्ट करने की संभावना बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई थी। अच्छा ऐसा है, ये काफी होना चाहिए। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद।
बेक यूनहो ने कॉल वहीं समाप्त कर दी और अपने कंप्यूटर पर एक निश्चित फाइल वाला फोल्डर ढूंढने के बाद उसे खोला। यह द्वितीय डिवीजन द्वारा सेओंग जिनवू पर संकलित रिपोर्ट थी। बेक यूनहो ने जानकारी ब्राउज करते समय जिनवू की हाल की गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया। उस घटना से पहले उसने कुछ भी विशेष दिलचस्प प्रदर्शित नहीं किया था। उसने रैंकी हंटर का एक विशिष्ट जीवन जिया, अक्सर घायल हो गया, बहुत सारा पैसा नहीं कमाया, आदि। दोहरी कालकोठरी घटना के बाद उस दिन बेक यूनहो भी उपस्थित था। एसोसिएशन ने तत्काल निकटतम बड़े गिल्ड, जो कि व्हाइट टाइगर था, की सहायता मांगी और बेक यूनहो ने खुशी से विशिष्ट आक्रमण दल का नेतृत्व किया और वहां गया। तभी उन्होंने एक बेहोश युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते हुए देखा। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि वह सेओंग जिनवू था। उस कालकोठरी के अंदर क्या हुआ? किसी भी स्थिति में सेओंग जिनवू उस समय से पूरी तरह से बदल गया था। वह तब तक चुपचाप एसोसिएशन के काम में मदद करता था, लेकिन न केवल उसने एक फ्रीलांसर रेड टीम के साथ जुड़ने का फैसला किया, बल्कि उसने एक ही दिन में कई रैंक सी गेट्स को भी पार कर लिया। बिना किसी संदेह के उस दोहरी कालकोठरी के अंदर उसमें कुछ बदल गया। यह निश्चित रूप से आपकी सामान्य पुनः जागृति नहीं है। अनुभाग प्रमुख अहम ने सिद्धांत दिया कि यूजिन कंस्ट्रक्शन हंटर सेओंग जिनवू की शक्तियों का परीक्षण कर रहा था जब वह पुनः जागृति प्रक्रिया से गुजरा था, लेकिन नहीं, यह नहीं है। लेकिन यह उस व्यक्ति की शक्तियों में निरंतर और बल की तीव्र वृद्धि की व्याख्या करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही उसकी पुनः जागृति प्रक्रिया अब तक समाप्त हो जानी चाहिए थी। तो क्या होगा अगर कोई शिकारी हो जो लगातार मजबूत हो सकता है? इतना ही नहीं, उसकी विकास दर इतनी तेज थी कि कुछ ही महीनों के भीतर उसकी शक्तियां रैंक ई से बढ़कर रैंक एस तक पहुंच गईं। बेक यूनहो ने अनजाने में अपने मुंह से हौंफने की आवाज निकाल दी। सचमुच ये रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार था। बेशक इस बात का कोई सबूत नहीं था कि गुमनाम पोस्टर और हंटर सेओंग जिनवू एक ही व्यक्ति थे। हालांकि अगर हंटर सेओंग जिनवू अपनी ताकत ठीक उसी तरह बढ़ा सकता है जैसा कि उस पोस्ट में लिखा गया था, तो बस कल्पना करने से कि वह कितना आगे बढ़ सकता है, बेक यूनहो को चक्कर आ गया। और उस समय पर ही मैं मूर्ख बन रहा था। आखिरकार उसे समझ में आया कि हंटर सेओंग जिनवू को गिल्ड के साथ साइन अप करने में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं थी। उसके नजरिए से इस बारे में सोच रहा हूं। यदि उसे ऐसी क्षमता दी जाए जहां वह सैद्धांतिक रूप से असीम रूप से मजबूत हो सके, तो क्या वह किसी और के समाज में प्रवेश करना चाहेगा? बेक यूनहो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अपनी खुद की एक गिल्ड बनाना पसंद करूंगा। देश में नंबर 1 या 2 गिल्ड की परवाह किसे थी? आखिरकार उसका अपना जल्द ही सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। वैसे भी यह चोई जोंग इन और मैं दोनों एक निराले सपने के पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं। चेयरमैन चोई के बारे में सोचते हुए, जिन्हें हंटर सेओंग जिनवू को लुभाने की कोशिश में अभी बहुत पसीना बहाना चाहिए, उसके मुंह से स्वचालित रूप से एक व्यंग्यपूर्ण हंसी निकल गई। तथापि अगर मेरा सिद्धांत सही है तो यह मामला हंसी का विषय नहीं है। निकट भविष्य में वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व बन जाएगा जो दक्षिण कोरिया में शिकारियों के समुदाय को नियंत्रित करेगा। नहीं, इस दर पर पूरी दुनिया के शिकारी अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर सकते हैं। उसे अब हंटर सेओंग जिनवू के संबंध में योजना पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन इन सब से पहले मुझे पहले उससे आमने सामने मिलकर इसकी पुष्टि करनी होगी। बेक यूनहो ने सिर हिलाया। चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, हंटर सेओंग जिनवू से मिलना उसकी पहली प्राथमिकता थी। दुर्भाग्य से मुझे उससे मिलने के लिए कैसे पूछना चाहिए? बेक यूनहो ने अपना सिर कसकर पकड़ लिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे आदमी से मिलने का मन बना लिया है जिसने अब तक बैठने के अनगिनत अनुरोधों का एक बार भी जवाब नहीं दिया, तो उसका सिर पहले से ही माइग्रेन से धड़कने लगा। मूल्यांकनकर्ता आश्चर्यचकित स्वर में बोला, आपने इसे कालकोठरी में उठाया? जिनवू ने सिर हिलाया। तकनीकी रूप से कहें तो उसने डेमंस कैसल कालकोठरी में वल्कन को हराने के बाद इसे पिक किया। तो वह यहाँ झूठ तो नहीं बोल रहा था। आपको कालकोठरी के अंदर ऐसा कुछ मिल सकता है। ठीक है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शिल्प कौशल का वर्तमान स्तर बना सकता है। प्रश्न पूछने वाले मूल्यांकक, साथ ही उत्तर सुनने वाले मूल्यांकन विभाग के 2 सदस्यों, सभी के चेहरे पर असंबद्ध भाव थे, लेकिन चूंकि व्यक्ति ने स्वयं ऐसा कहा था, इसलिए इसे स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। और सच कहा जाए तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं था कि यह लाल रंग का जादुई उपकरण कहां से आया। नहीं, महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यह हंटर इसके साथ क्या करना चाहता है। विभागाध्यक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह एक वास्तविक सौदा होने की पुष्टि की गई है। उसकी नजर जिनवू की हथेली में पड़े मोती पर टिकी थी।
क्या आप हमारे साथ नीलामी शुरू करेंगे? हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको इस लेख के लिए अधिकतम राशि मिले। तो अब जिनवू को क्या करना चाहिए? इससे पहले कि वह ये तय कर पाता कि बीड ऑफ अवेयरनेस के साथ क्या करना है, उसने पहले कुछ और मांगा। किसी भी संयोग से क्या मैं यहाँ एक ज्वाला प्रतिरोधी रक्षात्मक कलाकृति खरीद सकता हूँ? विभाग प्रमुख और किम जियोंग ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उन्होंने कुछ अजीब भावों के साथ जिनवू की ओर देखा। जिनवू इससे भ्रमित हो गया। क्या मैंने कुछ ऐसा मांगा जो मुझे नहीं मांगना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर लौ प्रतिरोधी कवच ढूंढना वाकई मुश्किल है? वास्तव में विभागाध्यक्ष मुस्कुराए और बोले, ये बिल्कुल विपरीत है। इसे हासिल करना वाकई आसान है। लेकिन हालांकि मुझे कोई ऑनलाइन नहीं मिला। हथियारों और जन्मजात विशेषताओं वाले रक्षात्मक उपकरणों की कीमत बहुत अधिक होती है, इसलिए वे आमतौर पर इतनी बार ऑनलाइन दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी यदि आप इसकी तलाश कर रहे हैं तो आपको इसे बहुत जल्दी ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। खैर, आखिरकार अग्नि प्रकार का जादू सबसे आम आक्रमण जादू मंत्र है। लेकिन निश्चित रूप से अब तक जितने भी जादूगर प्रकार के शिकारी जिनवू से मिले हैं उनमें से अधिकांश के पास या तो आग की लपटें थी या प्रकाश की किरणें थी। उन्होंने सुना है कि रैंक एस हंटर चोई जोंग इन भी लौ विशेषता जादू में विशेषज्ञ है। इतना ही नहीं, जिन शैडो मैजिक सोल्जर्स को उसने नियंत्रित किया था वे भी आग की लपटों का इस्तेमाल करते थे और यहां तक कि फैंग भी आग में सांस ले सकता था। दूसरे शब्दों में, आग प्रकार के हमले एक बहुत ही सामान्य दृश्य थे। ये सुनकर कितनी राहत मिली कि इसे ढूंढना आसान है। ये सुनने के बाद कि इसमें बहुत अधिक खर्च आएगा, उसे थोड़ा दबाव महसूस हुआ, लेकिन उसकी मां का इलाज उस पर निर्भर था। जब तक उसे जल्दी से कोई मिल जाता, वह कीमत चुकाने को तैयार रहता, भले ही मांगी गई कीमत कुछ भी हो। यदि दबाव पड़े तो वह बीड ऑफ अवेयरनेस भी बेच सकता है। क्या आप मेरे लिए एक ढूंढ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। विभाग प्रमुख मूल्यांकन कक्ष से बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन रुक गए और किम जोंग की ओर देखने लगे। मिस्टर जियोंग, हमारे मेहमान को बिना कुछ किए यहाँ इंतजार कराने के बजाय उसे वे वस्तुएं दिखाना कैसा रहेगा जो जल्द ही नीलामी में जाने वाली है? आह, बिल्कुल, मैं करूंगा। किम जियोंग आगे बढ़ा। कृपया मेरे साथ आइए। तो दो आदमी विशेष रूप से वीआईपी ग्राहकों के लिए आरक्षित डिस्प्ले हॉल की ओर चले गए, जहां केवल उन अति महंगी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया था जिनकी नीलामी होने वाली थी या अभी भी अपने इच्छुक खरीदारों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हथियार, कवच, रून पत्थर आदि स्पष्ट कांच के बक्सों के अंदर प्रदर्शित किए गए थे। जिनवू एक ग्लास डिस्प्ले केस के सामने रुका जिसमें एक लंबी तलवार थी। किम जियोंग ने उससे संपर्क किया। क्या आपको कोई ऐसी चीज दिखती है जिसमें आपकी रुचि है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनवू ने कांच के केस पर हल्के से दस्तक दी। क्या आप सचमुच इन कलाकृतियों को इतने पतले शीशे से सुरक्षित रख सकते हैं? मुझे यहाँ कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं दिख रही है। किम जियोंग ने गर्वपूर्ण अभिव्यक्ति व्यक्त की। वे इस तरह दिख सकते हैं, लेकिन इन चश्मों को सबसे अच्छे कारीगरों द्वारा शक्तिशाली जादुई ऊर्जा से मजबूत किया गया है। भले ही हाथापाई जैसा कोई रैंक के हंटर उन पर अपने पास मौजूद हर चीज से हमला कर दे, तब भी कुछ नहीं होगा। यहां तक कि जब कोई रैंक के हिट करता है। यह देखकर कि जिनवू आश्वस्त नहीं लग रहा था, किम जियोंग मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो एक बार गिलास पर हाथ मारने के बारे में क्या ख्याल है? यदि आप इसे तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो मैं आपको इसके अंदर मिली कलाकृतियां दे सकता हूं, हंटर। क्या यह प्रबलित ग्लास सचमुच इतना मजबूत था? मैं इसमें कुछ जादुई ऊर्जा महसूस कर सकता हूं, लेकिन अब वास्तव में उत्सुकता महसूस करते हुए जिनवू ने इसका परीक्षण करने के लिए अपने दाहिने हाथ में ताकत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक पल में उसका कंधा और अग्रबाहु फैल गया और आसपास की हवा भारी दबाव में डूब गई। किम जियोंग ने जल्दबाजी में जिनवू का रास्ता रोक दिया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं वास्तव में आपको इसे मारने के लिए नहीं कह रहा था, आप जानते हैं। ओह, अच्छा ऐसा है। अगर मामला सचमुच टूट गया तो हंटर्स गिल्ड के कुलीन लोग यहां आ जाएंगे। हमारे नीलामी घर और हंटर्स ने एक सुरक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, आप देखिए। आहा, यह आदमी तो ऐसे मजाक में कह रहा है जैसे गंभीर हो रहा हो। जिनवू ने अपनी ताकत वापस ले ली। जैसे ही उससे निकला भारी दबाव हटा, किम जियोंग ने तुरंत राहत की सांस ली। वैसे ये लड़का, क्या उसे जादूगर जैसा शिकारी नहीं होना चाहिए था? उसे एक मैच प्रकार का शिकारी माना जाता था, फिर भी उसकी आभा इतनी अपमानजनक क्यों थी? जब किम जियोंग ने जिनवू को शीशे पर हाथ मारने के लिए कहा तो वह मजाक नहीं कर रहा था।
वह सोच रहा था कि भले ही यह युवक एस रैंक का था, वह एक जादूगर प्रकार का था, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति वास्तव में इतनी अधिक नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर जब जिन वू ने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया तो किम जियोंग की के शरीर के सारे बल खड़े हो गए और सहज रूप से उसे पता चल गया कि उसे युवा को रोकना होगा। ये कितनी राहत की बात थी कि जिन वू बिना कोई हंगामा किए पीछे हट गया। ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ तो हंटर के हाथ को चोट लग सकती है, इसलिए ये ठीक है। किम जियोंग ने खुद को इस तरह सांत्वना दी और जिन वू को प्रदर्शन पर अन्य कलाकृतियों के लिए निर्देशित किया। एक बार चारों ओर देखने के बाद जिन वू ने पूछा, क्या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं वास्तव में छू सकूं? यदि संभव हो तो खंजर। चूंकि वह वास्तव में उस प्रकार का नहीं था जो हथियारों पर निर्भर था, उसने अब तक इस मामले पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन प्रदर्शन पर विभिन्न उपकरणों पर नजर डालने के बाद वह अचानक उत्सुक हो गया। किम जियोंग की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। हंटर्स को ये कलाकृतियां दिखाने का कारण बिल्कुल ऐसे ही क्षणों के लिए था। शिकारी विक्रेता हो सकते हैं, लेकिन वे मूल्यवान ग्राहक भी थे। बेशक वे हमारे पास हैं। जवाब देने के बाद किम जियोंग ने हथियारों के प्रभारी स्टाफ सदस्य को बुलाने के लिए अपनी गर्दन के ठीक नीचे अपने सूट के कॉलर से जुड़े माइक का इस्तेमाल किया। इस डर से कि कहीं जिन वू अपना मन न बदल ले, स्टाफ सदस्य जल्दी से आ गया। और ये सज्जन है। स्टाफ ने आंखों से संकेत दिया और किम जियोंग ने सिर हिलाया। आह, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हथियार अनुभाग का प्रभारी हूँ। कृपया मेरे साथ आइए। स्टाफ सदस्य ने जिन वू का मार्गदर्शन किया और वे वीआईपी डिस्प्ले हॉल से बाहर निकल गए। उन दोनों को विदा करने के बाद किम जियोंग ने एक और आह भरी। इस संयोग जिन वू हंटर के पास लोगों को आश्चर्यचकित करने की प्रतिभा है। कुछ हद तक शांत होने के बाद किम जियोंग ने निस्वार्थ भाव से अपने चारों ओर नजर डाली, इससे पहले कि वह लंबी तलवार वाले ग्लास केस की ओर बढ़े जिसमें जिन वू को पहले से दिलचस्पी थी। उसने ये देखने के लिए ग्लास केस की जांच की कि क्या वहां कोई फिंगरप्रिंट या कुछ और है, क्योंकि जिन वू उसके काफी करीब खड़ा था, लेकिन फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मामले के ऊपरी हिस्से में कुछ था। क्या भला है? उसने कांच के डिब्बे के कोने में एक दरार देखी जो इतनी छोटी थी कि उसे नग्न आंखों से देखना आसान था। ऐसा कब से हुआ? उसने रुमाल निकाला और उसे रगड़ा, लेकिन निश्चित रूप से वह मिटा नहीं। यह कोई गंदगी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक दरार थी। किम जियोंग ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। हंटर सियोंग जिन वू, जो उनके सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों में से एक हो सकता था, अगर उसने ये देखा होता तो वह कितना निराश होता। यह एक छोटी सी राहत थी कि दरार केस के कोने के पास एक कठिन स्थान पर थी। किम जियोंग ने वीआईपी डिस्प्ले हॉल से बाहर निकलने से पहले जिन वू की तरह जोर से चिल्लाया और रखरखाव टीम को बुलाया। जिन वू ने वह खंजर उठाया जो प्रभारी स्टाफ सदस्य ने उसे दिया था। यदि वह ईमानदार होता तो इसकी गुणवत्ता काफी घटिया होती। ये नाइट किलर से कहीं अधिक खराब है, जिसे दुर्लभता बी में स्थान दिया गया है। आक्रमण की शक्ति नाइट किलर की आधी भी नहीं थी। अपने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ जिन वू ने खंजर वापस कर दिया। ये कितने का है? ये 30 मिलियन वॉन है। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। इस छोटे से खंजर के लिए उसने कितना कुछ कहा। कितना? 30 मिलियन वॉन। जिन वू घूम गया और इधर उधर घूमने का नाटक करते हुए उसने नाइट किलर को बुलाया और स्टाफ सदस्य को दिखाया। ठीक है, फिर यह कितने में आएगा? अब आंखें चौड़ी करने की बारी स्टाफ की थी। क्या यह आपका वर्तमान हथियार है? वाह वाह, मैं निश्चित रूप से इस खंजर से एक महान कारीगर के स्पर्श को महसूस कर सकता हूँ। नहीं, ठीक है, मैंने इसे स्टोर से खरीदा था। हालांकि मुस्कुराहट के साथ आवाज उठाने से पहले स्टाफ सदस्य थोड़ा झिझका। ये सटीक नहीं होगा क्योंकि मैं एक समर्पित मूल्यांकन करता नहीं हूं, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि इसकी लागत 100 मिलियन वॉन से अधिक होनी चाहिए। जिन वू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। लेकिन ओह, मैंने स्टोर में इसके लिए 3 मिलियन सोने का भुगतान किया। या ये 2.8 मिलियन से अधिक था। जिन वू की अभिव्यक्ति देखकर स्टाफ सदस्य ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। क्या मैं गलत था? चूंकि जब हथियारों की बात आती है तो मैं एक विशेषज्ञ हूं, मैंने सोचा कि मैं इसे आजमा सकता हूं, भले ही यह वास्तव में मेरी जगह नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जिन वू आसमान छूती कीमत से हैरान था, बस इतना ही था। उनके पास जो पहला वास्तविक हथियार था, किम साहंग सिक की स्टील की तलवार, और उसके हमले में 10 की क्षति, कथित तौर पर कीमत में 3 मिलियन वॉन से अधिक थी, जबकि यू जिन्हो के उपकरण, जिसे बच्चे को वास्तव में इतना उपयोग करने को नहीं मिला था, प्रत्येक की कीमत भी 100 मिलियन से अधिक थी। इसलिए उसे इस तथ्य से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था कि सिस्टम के स्टोर में बेची जाने वाली उच्च आंकड़े वाली वस्तुएं संभावित रूप से वास्तविक जीवन में भी उच्च मांग मूल्य प्राप्त कर सकती हैं।
ये सिर्फ इतना है कि मैंने अब तक चीजों के उस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे जल्दी पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जरा ठहरिए। वर्तमान में उसकी इन्वेंटरी में इतना सोना जमा हो गया था कि वह व्यावहारिक रूप से फटने लगा था। हालांकि क्या वह उस संचित सोने से स्टोर से वस्तुएं खरीद सकता है और फिर उन्हें वास्तव में उच्च कीमत पर बेच सकता है? फिर जिनवू का सिर बहुत तेजी से घूम गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे लोभ की माला नहीं बेचनी पड़ेगी? जैसे ही उसके विचार इस बिंदु पर पहुंचे, क्या उसकी भावनाएं दोषी थीं? उसने सोचा कि वह अपनी छाया के अंदर छिपे जादुई सैनिकों की तेज जयकार सुन सकता है। चैप्टर 98। भाई, वे पत्रकार अभी भी इमारत के बाहर हैं। जिन आह खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। शाम बहुत हो चुकी थी। जिन रिपोर्टरों ने अभी तक हार नहीं मानी थी, वे अभी भी तूफानी बादल की तरह अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार के सामने जमा थे। देखो, उधर ऊपर खिड़की के पास एक व्यक्ति की छाया देखने के बाद उन्होंने ये सोचकर कि यह जिनवू है, जल्दी से अपने कैमरे चलाए। उन सभी कैमरा फ्लैश को इधर उधर से अचानक फूटते हुए देखकर जिनाह डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से पर्दे बंद कर दिए। वह घूमी और एक डरपोक छोटे जानवर की तरह धीरे से आह भरी। हंटर नीलामी से लौटने के बाद जिनवू थोड़ा आराम करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर काफी कठोर अभिव्यक्ति थी। क्या मुझे नीचे जाकर कुछ कहना चाहिए? उन लोगों के लिए उसके आराम में खलल डालना ठीक था। हालांकि उसे इस बात की अधिक चिंता थी कि उसके कारण उसकी बहन की पढ़ाई बाधित होगी। जिनाह एक हाई स्कूल सीनियर थी जो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा देने वाली थी। क्या ये वह समय नहीं था जब कुछ अति संवेदनशील बच्चे सिर्फ इसलिए गुस्से में आ जाते थे कि उनके दरवाजे के बाहर हल्की सी कदमों की आहट से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी? ठीक है, जिनाह इस तरह की चीजों पर हंगामा खड़ा करने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वह बाहर से आने वाली इन सभी ध्यान भटकाने वाली आवाजों पर भी ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकती है? जैसे ही जिनवू आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा था। नो, ऐसा मत करो। जिनाह ने तेजी से अपने हाथ इधर उधर हिलाए। भाई, आप पहले से ही इंटरनेट पर बदनाम हो रहे हैं, क्या आप जानते हैं? तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप पत्रकारों को भगा देंगे तो वे क्या कहेंगे? कब से मैंने उस व्यवहार के लायक कुछ किया? जैसे ही जिनवू ने अपना सिर इधर उधर झुकाया, जिनाह ने अपने फोन से ऑनलाइन समाचार लेखों में से एक को एक्सेस किया और उसे आगे बढ़ा दिया। तो उसने यह उससे ले लिया। स्क्रीन पर वह एसोसिएशन के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर पत्रकारों के समुद्र से घिरे हुए आराम से अपने फोन का जवाब देते हुए अपनी तस्वीर देख सकता था। शायद इसलिए क्योंकि एक पेशेवर ने वह शॉट लिया था, यहां तक कि उसके जैसा सीधा साधा आदमी भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वह इससे खुश था। हालांकि जब उसने थोड़ा नीचे की ओर देखा, उनका रवैया बेकार है। उन्हें पहले से ही पत्रकारों की परवाह नहीं है। वह अपने लिए बहुत अच्छा है। समान प्रकृति वाली अनगिनत टिप्पणियां लेख के नीचे पोस्ट की गईं, और सबसे अधिक अपलोड की गई टिप्पणी थी, माँ, मैं रैंकैस बन गया हूँ। चून की फोटो और टिप्पणी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाते थे। जिनवू ने मुस्कुराहट के साथ अपना मुंह तोड़ दिया। बदले में जिनाह उसकी प्रतिक्रिया से स्तब्ध हो गई। आप उससे कैसे मुस्कुरा सकते हैं? लेकिन यह मजेदार है, जब जिनवू ने उन्हें सबसे ज्यादा वोट की गई टिप्पणी दिखाई तो जिनाह भी लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई, लेकिन किसी तरह इसे दबाने में कामयाब रही। और शायद एक प्रतिक्षेप के रूप में। नहीं, एक मिनट रुको, यह महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा लाल चेहरे के साथ जिनाह ने अपनी आवाज उठाई। तुम्हें वहां अपने फोन का जवाब क्यों देना पड़ा? मेरा मतलब है, वहां बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे, आप जानते हैं। आपका धन्यवाद, अब हर कोई मेरा नाम जानता है। जिनवू ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जैसे कि वह किसी भी चीज से विचलित नहीं हो सकता। क्या मुझे अपनी छोटी बहन की कॉल का जवाब देते समय वास्तव में पत्रकारों और उनके मूड का निरीक्षण करने की जरूरत है? जिनाह अवाक हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कितना सोचा, वह गलत नहीं था, इसलिए वह आसानी से उपयुक्त खंडन नहीं कर सकी। मैं बहस में उससे कभी नहीं जीत सकता। जिनवू ने फोन उसे वापस सौंप दिया। यहाँ जिनाह ने थोड़े रूखे चेहरे के साथ फोन वापस लिया और अपना मुंह खोला। किसी भी मामले में मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए भाई, पत्रकारों पर ध्यान न दें, ठीक है? ठीक है, समझ गया। जिनवू ने सिर हिलाया। यदि यही स्थिति बनी रहती तो शायद वह कुछ करता, लेकिन फिर एसोसिएशन ने उसे पहले फोन करके कहा था कि इन सभी पत्रकारों को 1 या 2 दिन में उनसे दूर रहने का आदेश मिल जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसे सहन कर सकता हूं। और जिनाह भी स्थिति को और अधिक बढ़ाना नहीं चाहती थी। वैसे यहां वास्तव में क्या हुआ था? जिनाह ने रहस्यमय आंखों से अपने भाई की ओर देखा।
मेरा अपना भाई रैंक एस हंटर बन गया है और पत्रकार भी हमारे घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आपके पूरे जीवन में एक बार भी रैंक एस हंटर से मिलना मुश्किल होगा, फिर भी उसके ठीक सामने एक खड़ा था। इतना ही नहीं, वो उसका बड़ा भाई था, उससे कम भी नहीं। यदि कोई भी उसके स्थान पर होता तो लगभग उसी तरह से प्रतिक्रिया करता। जिन्नाह को ऐसा लग रहा था मानो उसे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा हो। बहुत बुरा, उसके पास जल्द ही नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे करना पड़ा। जिनवू धीरे से मुस्कुराया और अपनी बहन और उसके अभी भी स्तब्ध दिल को शांत करने के लिए उसने जिन्नाह के गालों पर हल्के से चुटकी काट ली। बेशक उसने पहले की तरह ही उसे लात मारकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन इसके बजाय उसने अपना पैर पकड़ लिया और दर्द के मारे ऊपर नीचे उछलने लगी। जिन्नाह ने उसे अपनी आंखों के कोनों से घूर कर देखा जैसे कि यह बहुत ज्यादा हो गया हो, जबकि जिनवू केवल अपने कंधे उचका सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस तथ्य की आदत डालने के लिए काफी समय की आवश्यकता होगी कि उसका भाई अब एक रैंक एस जागृत था। भाई, मुझे लगता है कि अब आप बहुत व्यस्त हो जाओगे, है ना? जिन्नाह ने सावधानी से उससे पूछा। जिनवू ने सिर हिलाया। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो वह करना चाहता था और बहुत सारे काम भी करने थे, लेकिन अभी के लिए दानव के महल को साफ करना प्राथमिकता है। आखिरकार उसने ऊपरी मंजिलों को जीतने के एकमात्र उद्देश्य के लिए एक ज्वाला प्रतिरोधी रक्षात्मक कलाकृति खरीदने का भी सहारा लिया। उसके स्वयं के फंड हास्यास्पद रूप से कम हो गए थे, इसलिए उसका दिल लगभग उनके पेट के गड्ढे तक पहुंच गया था, लेकिन शुक्र है वह स्टो की दुर्लभ वस्तुओं में से एक को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने में सक्षम थे और उन्हें हंटर नीलामी से ऋण मिला। एस रैंक बनते ही मैं कर्ज में डूब गया। न जाने क्यों उसके होठों से एक व्यंग्य भरी हंसी निकल गई। खैर, जब तक स्टो की वस्तुएं नीलामी में ऊंचे दामों पर बेची जा सकती हैं, तब तक वह कर्ज एक पल में ही साफ हो जाएगा। उस स्थिति में आपको देखना कठिन हो जाएगा, है ना? ये सुनकर कि वह भविष्य में बहुत अधिक व्यस्त हो सकता है, जिन्नाह ने थोड़ा उदास भाव व्यक्त किया। दरअसल अकेले रहना एक अकेला काम होगा। बिना कुछ कहे जिनवू ने अपना हाथ जिन्नाह के सिर पर रख दिया। अब से कुछ दिन बाद एक बार जब उसने दानव के महल की कालकोठरी को साफ कर दिया, तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब उसकी बहन को अकेले घर में बैठना पड़े। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा सचमुच हो। ये तब था। जिनवू की आंखें एक दरार की तरह सिकुड़ गईं। उसकी नजर सामने वाले दरवाजे की ओर चली गई। कोई इस ओर आ रहा है। जिन्नाह ने भी अपने भाई की तनावपूर्ण आभा पर ध्यान दिया। उसने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, भाई, थोड़ी देर अपने कमरे में रुको, ठीक है? क्या बात है? लिफ्ट से बाहर निकलकर एक उपस्थिति अब सीधे यहाँ की ओर चल रही थी। यह एक शिकारी है। संदिग्ध उपस्थिति से एक पतली और कमजोर जादुई ऊर्जा उत्सर्जित हुई। जिनवू को इस उपस्थिति से किसी भी शत्रुतापूर्ण इरादे का एहसास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे एक बिन बुलाए मेहमान का अपमान करने का मन नहीं हुआ। क्या किसी गिल्ड ने किसी को भेजा था, या क्या यह एक मूर्ख पत्रकार था जो अपनी जागृत शक्तियों पर बहुत अधिक विश्वास कर रहा था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा था। जिनवू इतना दयालु व्यक्ति नहीं था कि वह अपने घर की गोपनीयता में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक बिन बुलाए मेहमान को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार कर सके। जब शाम के 10 बज चुके थे, जिनवू दरवाजे के सामने खड़ा था। उस तरह की शक्ति के साथ उसे अपने हथियार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिनवू ने अपनी मांसपेशियों को हल्के से ढीला कर दिया। उसने अपना सिर बाएं और दाएं झुकाया और उसकी गर्दन से चटकने की आवाज आई। और जैसी उसे उम्मीद थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया, जिससे जिन्नाह थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपने कमरे में भाग गई। जिनवू ने चुपचाप दरवाजा खोला और दरवाजे की धीरे धीरे चौड़ी होती दरार से एक आदमी का जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा था। वह आदमी बोला, बड़े भाई। वह सूंघ भी रहा था। यू जिन्हो दरवाजे के सामने खड़ा था, एक छोटे बच्चे की तरह सूंघ रहा था। जिनवू इतना स्तब्ध था कि वह पूरी तरह स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा, जिससे यू जिन्हो को रोते हुए बोलने के लिए प्रेरित किया। बड़े भाई, मुझे घर से निकाल दिया गया। पिताजी ने मुझे बाहर निकाल दिया। अब जब जिनवू ने दूसरी बार देखा तो उसकी पीठ पर यू जिन्हो जितना बड़ा बैग लटका हुआ था। यहां तक कि उसने अपने दोनों हाथों में भी काफी सारा सामान ले रखा था। रुको, क्या तुम पहले से अकेले नहीं रहते थे? तो वो, मैं जिस विला में रह रहा था वह मेरे पिता के नाम पर था और उन्होंने इसे छीन लिया। यहां तक कि उन्होंने मेरे सभी बैंक खाते भी ब्लॉक कर दिए। एक पिता अपने बेटे के बैंक खाते ब्लॉक कर रहा है, उन सभी को। वह कैसी फिल्म जैसी स्थिति थी, लेकिन दक्षिण कोरिया के शीर्ष व्यवसाय चेयरमैन यू म्यूंग हवान के होने के कारण ये काफी प्रशंसनीय लग रहा था।
हालांकि इन सब के अलावा इस बच्चे ने अपने पिता के साथ इस तरह बुरा व्यवहार करने के लिए क्या किया? जब जिन वू ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो यू जिन हो बोला, उसकी आवाज कांप रही थी। तो जैसे मैं सोच रहा था, बड़े भाई, क्या मैं कुछ समय के लिए आप पर दबाव डाल सकता हूं? जिन वू ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और यहां तक कि उसे बंद भी कर दिया। चिंतित जिन अपने कमरे से स्थिति देख रही थी और एक बार जब जिन वू दरवाजे से दूर हो गया तो वह जल्दी से उसके पास चली गई और पूछा, भाई, वह कौन था? क्या आप उसे जानते हो? जिन वू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उससे पहले कभी नहीं मिला था। तुम सचमुच उसे नहीं जानते? लेकिन फिर वह हमारे यहाँ क्यों आया? इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि उसे गलत पता मिला है। वास्तव में, हालांकि ये निश्चित रूप से वैसा नहीं दिखता था। जैसे ही जिन वू ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से अपनी अभी भी संदिग्ध छोटी बहन को उसके कमरे में वापस धकेल दिया, यू जिन हो की दुख भरी आवाज उसके पीछे गूंजती रही। बड़े भाई, प्रिय, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज पहले जिन हो पर बहुत कठोर थे? यू मायूंग हवान ने मोटे तौर पर अपनी टाई पर झटका दिया। कितना ढीठ छोटा बच्चा है। उसे यूजिन गिल्ड का उपहार मिलने वाला था, जो निस्संदेह भविष्य में यूजिन कंस्ट्रक्शन का मुख्य व्यवसाय बन जाएगा। फिर भी उसने इस तरह का उत्तर देने का साहस किया। मैंने बड़े भाई के गिल्ड के लिए काम करने का फैसला किया है। क्या बड़े भाई का अनुसरण करें? क्या ये था? वह मूर्ख इसका हकदार था। यू मायूंग हान ने व्यंग्यपूर्वक कहा। यदि लड़का अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो उसे ऐसा भी अपने बल पर करना होगा। पिता ने सोचा कि वह अपने बेटे को हर चुनाव के साथ साथ जिम्मेदारियां और परिणाम भी सिखाएंगे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत ज्यादा उत्तेजित था? किसी कारण से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी घृणित टाई खुलना ही नहीं चाहती थी। उसके अनाड़ी और जल्दबाजी वाले हाथों के कारण टाई और भी उलझ गई, जिससे यू परिवार की महिला को अपने हाथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। मुझे यह आपके लिए करने दीजिए। जल्द ही टाई आसानी से ढीली हो गई। यू मायूंग हान ने खुद को अपनी पत्नी के कुशल हाथों में सौंप दिया। तथापि पत्नी उनकी टाई पकड़कर खिलखिलाने लगी। क्या बात है प्रिय? यू मायूंग हान भ्रमित थे। जब तक वे साथ थे तब तक वह उनसे संबंध बनाती रही थी। तो अब तक उसे उनकी उलझी हुई टाई इतनी हास्यास्पद नहीं लगनी चाहिए थी। मेरे प्रिय, क्या आप वाकई गुस्से में हैं? क्या उसने कुछ गलत खा लिया? वह इतनी बेतुकी बात क्यों कह रही थी? यू मायूंग हान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उन्होंने जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गए। वह प्रतिबिंब में इतना प्रसन्न क्यों दिख रहे थे, जबकि एक सेकंड पहले तक उसका मुंह केवल शिकायतें उगलने में व्यस्त था। अब शर्मिंदा महसूस करते हुए यू म्यूंग हान ने अपने गाल और ठुड्डी को रगड़ना शुरू कर दिया। आज पहली बार था ना प्रिय? आपका क्या मतलब है? जिन हो आपके विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, इसी कारण वह नाराज था। ठीक उसी तरह जैसे कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, एक बड़ा निगम अपने विशाल अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा यदि ऊपर से ऑर्डर बाकी लोगों तक नहीं पहुंचाए जाते। उनका मानना था कि परिवार चलाने की भी यही कहानी है। यही कारण है कि जब वह घर पर अपने परिवार के साथ रहते थे तब भी उन्होंने ठीक उसी प्रकार का रवैया बनाए रखा जो काम के दौरान उनका होता था, और उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि कोई भी उनके निर्णयों के विरुद्ध जाए। तथापि हालांकि आज उन्हें गुस्सा आ रहा था, फिर भी उन्हें इसका बुरा क्यों नहीं लगा। मैं क्रोधित हूं, लेकिन साथ ही दुखी भी नहीं हूं। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो इस स्थिति का कोई मतलब नहीं था। मैडम ऐसे धीरे से बोली जैसे कोई माँ बच्चे को चुप करा रही हो, जैसे उसने अपने पति के मन की सारी बात पहले ही पढ़ ली हो। जिन हो अपने जीवन में पहली बार कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में वह भावुक महसूस करता है। तो अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करने और उसे बाहर से प्रोत्साहित करने के बारे में क्या ख्याल है? यू म्यूंग हान ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। इस समय उन्हें अपने ही सिर को समझना थोड़ा कठिन लग रहा था। फिलहाल मैं उस पर नजर रखूंगा। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने जैकेट उतारी, मैडम ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और उनकी जैकेट प्राप्त कर ली। हालांकि फिर कुछ हुआ। यू मायूंग हान ने अपनी पत्नी के चेहरे की ओर देखा। लेकिन ये काफी अजीब है। क्या अजीब है प्रिय? मैं तुम्हारे दो चेहरे देख सकता हूं। जैसे ही मैडम की आंखें चौड़ी हुई, यू मायूंग हान ने अपना संतुलन खो दिया और अस्थिर होकर लड़खड़ाने लगे। प्रिय, भयभीत मैडम ने जल्दबाजी में यू मायूंग हान का समर्थन करने की कोशिश की। उसने लगातार अपना सिर हिलाया, उसके मुंह से जोर जोर से सांसें निकल रही थीं। मैडम की आंखें खुल गईं। इतना ठंडा पसीना क्यों आ रहा है? यू मायूंग हान ने अचानक नींद आने के एहसास को रोकने के लिए अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह अपनी चेतना खो बैठे।
यू म्यूंग हान ने देश के शीर्ष विश्वविद्यालय अस्पताल में स्थित वीआईपी कमरे के अंदर अपनी आंखें फिर से खोली। प्रभारी डॉक्टरों में से एक ने यू म्यूंग हान के रंग की जांच करने के लिए उनसे संपर्क किया। वे उसकी स्थिति पर नजर रखने के लिए 24 घंटे के रोटेशन शेड्यूल में काम कर रहे थे। क्या आप मुझे सुन सकते हैं, अध्यक्ष? यू म्यूंग हान ने अपने चारों ओर एक नजर डाली और तुरंत पता लगा लिया कि वह कहाँ है। मैं यहाँ कितने समय से हूँ? आप पिछले 2 दिनों से सो रहे हैं। 2 दिन। कड़ी मेहनत के लिए रोल मॉडल के रूप में चुने जाने की सबसे अधिक संभावना यू म्यूंग हान की होगी। वह अपने पूरे जीवन में कभी भी एक दिन में 5 घंटे से अधिक नहीं सोए, चाहे वह कितने भी थके हुए क्यों न हो। यू म्यूंग हान ने बोलने से पहले दृढ़तापूर्वक अपना मुंह बंद रखा, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि मैं तब काफी थक गया था। वह वास्तव में विभिन्न मामलों से घिरा हुए थे जिसने उन्हें हाल ही में अत्यधिक व्यस्त रखा। अचानक चक्कर आना और उस अस्थिर नींद का आना संभवतः दुष्प्रभाव थे। हालांकि डॉक्टर अपनी अभिव्यक्ति से गंभीरता को छिपा नहीं सके। यू म्यूंग हान देश की शीर्ष कंपनी के मालिक थे जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिया था, तो वह पहले से ही लोगों के भाव पढ़ने में माहिर थे। डॉक्टर का सख्त चेहरा देखकर यू म्यूंग हान ने उससे पूछा, किसी संयोग से क्या तुमने मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ पाई है? चैप्टर 99। अध्यक्ष महोदय, संयोग से क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हंटर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक हंटर नहीं है लेकिन जिसका मूल्यांकन जागृत व्यक्ति के रूप में किया गया है? डॉक्टर ने अचानक कुछ अजीब सी बात पूछी। यू म्यूंग हान ने पूछा कि क्या उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, फिर भी वह अब हंटर्स के बारे में क्यों बात कर रहा है? यू म्यूंग हान ने अब हैरान होकर पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शिकारी, अचानक क्यों? क्या आपने अनंत निद्रा के बारे में सुना है? अनंत नींद शब्द सुनकर यू म्यूंग हान अंततः अपना आपा खो बैठे और उनकी आंखें कांपने लगी। शाश्वत निद्रा विकार, एक अंतहीन नींद जिससे कोई जाग नहीं सका। न केवल उसकी मृत्यु जैसी नींद से जागना असंभव था, बल्कि पीड़ित की जीवन शक्ति में भी काफी तेजी से गिरावट आएगी, इसलिए जादुई ऊर्जा का उपयोग करने वाली जीवन समर्थन मशीनों का उपयोग करना एक आवश्यकता थी। गेट्स के आगमन के बाद पहली बार सामने आई, यह एक भयानक बीमारी थी जो कई लोगों को मारने में कामयाब रही जिनके पास उन जीवन समर्थन मशीनों में से एक को उधार लेने के साधन की कमी थी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अक्सर नींदपन का सामना करना पड़ता है और अंततः आप जागने में भी असमर्थ हो जाते हैं। डॉक्टर ने एक जटिल अभिव्यक्ति व्यक्त की। अभी तक अनंत निद्रा से पीड़ित व्यक्ति के जागने का एक भी मामला सामने नहीं आया था। भले ही किसी का जीवन मशीनों के माध्यम से बढ़ा दिया जाए, फिर भी आप अपनी आंखें खोलने में असमर्थ होंगे। ये पीड़ितों के लिए मौत की सजा से अलग नहीं था। यू म्यूंग हान ने अपना प्रश्न पूछने से पहले डॉक्टर के समझाने का इंतजार किया। ये शिकारियों से कैसे संबंधित है? ये व्यापक रूप से माना जाता है कि अनंत नींद का जादुई ऊर्जा से गहरा संबंध है। ऐसे लोग भी थे जो स्वभावतः जादुई ऊर्जा को इतनी अच्छी तरह सहन नहीं कर पाते थे। लंबे समय तक आसपास की जादुई ऊर्जा के संपर्क में रहने के बाद इन लोगों द्वारा प्रदर्शित असामान्यताओं में से एक ही शाश्वत नींद विकार था। रुको, क्या जादुई ऊर्जा का उपयोग जीवन रक्षक मशीनों को शक्ति देने के लिए नहीं किया जाता है जो रोगियों को जीवन शक्ति प्रदान करती है? ये सच है, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे कोई परमाणु प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने वाली खतरनाक सामग्री से उत्पन्न बिजली का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकता है, डॉक्टर ने समझाया, जादुई ऊर्जा का उपयोग करने वाले जादुई उपकरण और जादू लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आपको जादुई क्रिस्टल, एमपी पत्थर, साथ ही जादुई ऊर्जा रखने वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जादुई ऊर्जा रखने वाले लोग। यू म्यूंग हान ने तुरंत अपने परिवार में एकमात्र जागृत यू जिनहो को याद किया। इस बीच डॉक्टर सावधानी बरतते रहे। मैंने सुना है कि आपका दूसरा बेटा एक शिकारी है, सर। जब यू जिनहो का उल्लेख किया गया तो यू म्यूंग हान का चेहरा स्पष्ट रूप से कठोर हो गया। तो इसका सार यह है, आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे से कभी न मिलूं? क्या यही है? यदि यह बिल्कुल भी संभव है तो यह वास्तव में मेरी सिफारिश है। मुझे हंसाओ मत। यू म्यूंग हान ने अचानक डॉक्टर की बात काट दी और उसकी बात पर सहानुभूति जताई। बकवास मत करो। और फिर जैसे वह नाराज हो गया हो, उसने डॉक्टर को जाने का इशारा किया। डॉक्टर झिझका, न जाने क्या किया जाए, लेकिन वह जल्द ही कमरे से बाहर चला गया जैसे कि यू म्यूंग हान की उग्र आंखों से घूरने के बाद उसे भगाया जा रहा हो। वह उस दरवाजे की ओर घूरता रहा जिससे डॉक्टर अपनी आंखों में बमुश्किल छुपे रोश के साथ भाग निकलता था। अपने बेटे से दूरी बना ले, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीमारी बढ़ने का डर है। क्या ये बात एक पिता को भी कहनी चाहिए? जरूर। मान लीजिए कि ऐसा हुआ था। अगर जिन्होंने वह खबर सुनी तो क्या होगा?
तो फिर वह लड़का क्या सोचेगा? एक पिता के रूप में वह अपने बेटे पर इतना भारी बोझ डालना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कम से कम ह्यूमायूं खान का तो यही मानना था। इतना ही नहीं, प्रत्येक बीतते दिन के साथ लोगों को जादुई ऊर्जा के लिए अधिक से अधिक व्यावहारिक अनुप्रयोग मिले और स्वाभाविक रूप से जादुई ऊर्जा रखने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। तो यदि आप ऐसी दुनिया में रहते हुए जादुई ऊर्जा का सामना नहीं कर सके, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्राकृतिक चयन से हटा दिया गया है? ह्यूमायूं खान ने नाखुश होकर परेशान किया। ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। मैं समर्पण नहीं करूंगा। यहां तक कि जब बाकी सभी लोग उनका उपहास करते थे और उनकी विफलता की भविष्यवाणी करते थे, तब भी वह हमेशा सफल होने में कामयाब रहे ताकि उनके आलोचक उन पर अच्छी नजर डाल सकें। वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने देश में बमुश्किल शीर्ष 30 में जगह बनाने वाली यूजिन कंस्ट्रक्शन को विरासत में मिलने के बाद इसे दक्षिण कोरिया में नंबर 1 निगम में बदल दिया। तो क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की मूर्खतापूर्ण बीमारी से हारकर घुटने टेक दूंगा? वह हार नहीं मानेगा। ह्यूमायूं खान ने अंदर ही अंदर खुद से यह बात बार बार कही। जाने से पहले जिन वू ने ध्यान से अपनी बहन के कमरे का दरवाजा खोला। चूंकि अभी भी शुरुआती घंटे थे, जिन इतनी गहरी नींद में फंसी हुई थी कि अगर किसी ने अभी उसका अपहरण कर लिया तो उसे कोई खबर नहीं होगी। अचानक उसे चिंता होने लगी। हो सकता है कि 1 या 2 गधे होंगे जो मेरे दूर रहने के दौरान उसके करीब आने की कोशिश करेंगे। बेशक कोई भी इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए जो रैंकेस हंटर की छोटी बहन को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कभी कभी यह बताना मुश्किल होता है कि इंसान के दिल में क्या है। कम से कम उसे किसी प्रकार की आकस्मिक योजना की आवश्यकता थी। जरा ठहरिए, मैं अपने सैनिकों को छाया के अंदर छिपा सकता हूं, है ना? जिन वू ने उस समय को याद किया जब उसने अपने शैडो सोल्जर्स को जिले की गश्त पर भेजा था, अगर वह सीरियल किलर फिर से सामने आने का फैसला करता। उस समय सैनिक आसपास पाए जाने वाले विभिन्न रंगों में छिपकर चलते थे। इसका उपयोग करके वह बिना किसी को पता चले अपनी बहन की रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। जो अच्छा था, क्योंकि उसके पास इस भूमिका के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार थे। बाहर आओ। जिन वू ने उन राक्षस सैनिकों को बुलाया जो फैंग्स की रक्षा तब कर रहे थे जब वे जीवित थे। 3 सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली हाई ऑक्स एक साथ प्रकट हुए और उसकी बहन के पहले से ही छोटे कमरे को और भी अधिक क्लिस्ट्रोफोबिक बना दिया। केवल 3 ही क्यों है? हालांकि वहां निश्चित रूप से 4 गार्ड थे। जिन वू ने अपनी यादों को खंगाला, लेकिन उसके मुंह से एक ध्वनिहीन कराह निकली। केवल अब उसे याद आया कि उसने बॉस के कमरे की छत पर एक गार्ड को लगाया था, और स्वाभाविक रूप से वह उस आदमी की छाया निकालना भूल गया। मुझे लगता है अगली बार मुझे अधिक ध्यान देना चाहिए। जिन वू धीरे से मुस्कुराया, फिर अपनी नजर उन 3 राक्षस सैनिकों पर डाली जो जीवित रहते हुए हाई ऑक गार्ड हुआ करते थे। ये सभी कुलीन वर्ग के थे। नियमित हाई ऑक्स से निकाली गई छायाओं की तुलना में वे पूरी तरह से दूसरे पैमाने पर थे। इन तीनों के साथ वे तब भी ठीक रहेंगे, भले ही उनका प्रतिद्वंद्वी रैंक के हंटर हो। वह यहाँ अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। हंटर्स की छापेमारी टीम के नेता रैंक के सोहन की हून को आखिरकार 3 नियमित हाई ऑक्स से लड़ते समय एक कोने में धकेल दिया गया था। इसलिए इन लोगों के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं था। जिन वू ने अपनी ठुड्डी से सोते हुए जिन आह की ओर इशारा किया, और जब ऐसा हुआ, गार्ड छाया रूपों में लौट आए और फर्श के साथ चले गए और वे उसकी छाया में समाहित हो गए। बहुत अच्छा, वहां चुपचाप छिप जाओ, और जब जिन आह खुद को खतरे में पाती है तो प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाओ, चाहे वह कोई भी हो। जिन वू ने गार्ड को वह आदेश दिया और ध्यान से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। सचमुच उसे कम चिंता महसूस हुई। उसने सुनिश्चित किया कि सामने का दरवाजा ठीक से बंद कर दिया जाए और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया, और जैसा कि वादा किया गया था, उसने यू जिनहो को वहां उसका इंतजार करते हुए पाया। बड़े भाई, यू जिनहो ने उज्जवल चेहरे के साथ जिन वू का स्वागत किया। क्या उस जगह सोना ठीक था? हाँ, ये ठीक था बड़े भाई। मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन आजकल होटल में काफी अच्छी सुविधाएं होती हैं। चूंकि उसकी छोटी बहन घर पर रह रही थी, जिन वू ने यू जिनहो को पास के एक स्थानीय होटल में ठहराया था। शुक्र है, वहां बहुत बुरा नहीं हुआ होगा। जब तक हमें अपने गिल्ड के लिए कुछ कार्यालय स्थान नहीं मिल जाता, तब तक आप वहीं रहें। समझ गया बड़े भाई। वह अवश्य ही आनंद ले रहा होगा, क्योंकि यू जिनहो लगातार हंस रहा था। कल रात बच्चे से जो कुछ हुआ उसके बारे में जिन वू ने पहले ही सुन लिया था। कहानी सुनते समय वह उम्मीद के विपरीत आशा कर रहा था, लेकिन सोच रहा था, यह बच्चा वास्तव में गिल्ड मास्टर बनने का सुनहरा मौका ठुकराकर यहां आएगा।
जब उसने ये सुना तो जिनवू इतना हतप्रभ रह गया कि उसे बस पूछना पड़ा, और इसने यू जिनहो को पीड़ित की तरह जवाब देने के लिए प्रेरित किया। आप वास्तव में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि मैंने एक प्रस्ताव दिया था। लेकिन बड़े भाई, आपने कहा था कि मुझे आना चाहिए। फिर भी जिनवू वास्तव में उस बच्चे को सफलता नहीं दिला सका जिसने सिर्फ उसके बगल में रहने के लिए एक कंपनी के अध्यक्ष बनने के बराबर नौकरी छोड़ दी। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ बड़े भाई। यू जिनहो वैन की ड्राइवर सीट पर चढ़ गया और जिनवू यात्री की सीट पर बैठ गया, और 2 लोगों वाली वैन डेसुन टॉवर की ओर चली गई। यू जिनहो ने जिनवू पर एक नजर डाली। इतनी सुबह डेसुन टॉवर में उसका क्या काम है? वह उत्सुक था, लेकिन उसने ये भी सोचा कि बड़े भाई से यह और वह पूछना उसके लिए काफी अपमानजनक होगा, इसलिए उसके होंठ इतनी आसानी से अलग नहीं होना चाहते थे। हालांकि जब उनकी वैन डेसुन टॉवर के सामने रुकी तब तक वह कुछ साहस करने में कामयाब रहे। वैसे बड़े भाई, इस डेसुन टोवे के बारे में क्या? मैं जा रहा हूं। यू जिनहो ने जल्दी से अपना सिर यात्री की ओर कर लिया। हालांकि दरवाजा पहले से ही खुला था और बड़ा भाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। क्या ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ था? यू जिनहो ने अपने सिर के किनारे को खुजाया। बड़ा भाई कभी कभी इतना मायावी हो सकता है, आप जानते हैं। आपने दानव महल की कालकोठरी में प्रवेश कर लिया है। जिनवू ने अपना गायब कौशल रद्द कर दिया। आखिरकार मैं वापस आ गया हूं। ये सोचते हुए कि वह उस स्थान पर लौट आया है जहां वह बिना किसी चिंता के आराम कर सकता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह महल के द्वार के पास से गुजरा, यांत्रिक आवाज ऐसी बज उठी मानो वह उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। एक नई खोज उपलब्ध है। पहली बार यहां आने के विपरीत जिनवू को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। खैर, जो खोज उसे पहली बार मिली उसका नाम था राक्षसों की आत्माओं को इकट्ठा करो। आखिरकार उसे उम्मीद थी कि खोज का अगला भाग देर सबेर सामने आएगा। जिनवू ने संदेश विंडो खोली। सामान्य खोज, राक्षसों की आत्माओं को एकत्रित करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राक्षसों के राजा बरन को राक्षसों के महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हुए पाया जा सकता है। बरन को हराओ और उसकी आत्मा को इकट्ठा करो। यदि आप दानव राजा की आत्मा को सील करने में सफल हो जाते हैं तो आपको अच्छा इनाम दिया जाएगा। क्वेस्ट पीढ़ी की शर्तें। सामान्य खोज का समापन, राक्षसों की आत्माओं को एकत्रित करें। दानव के महल में पुनः प्रवेश करना। खोज पूर्ण होने की स्थिति। दानव राजा को मार डालो। पुरस्कार: 1 उच्चतम श्रेणी का रून पत्थर। 2 बोनस स्टेट अंक +30। 3 अज्ञात इनाम। इस खोज का लक्ष्य दानव राजा को मारना है। जिनवू की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। अब उसे हर जगह जाने की जरूरत नहीं रही। इसके बजाय उसे जितनी जल्दी हो सके दानव के महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ने की जरूरत थी। और प्रस्ताव पर पुरस्कार भी उत्कृष्ट थे। 30 बोनस स्टेट अंक। पिछली खोज काफी हद तक दास श्रम थी, जिसमें उससे 10,000 राक्षस आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। और इतनी कड़ी मेहनत के बाद उसे केवल 20 बोनस स्टेट अंक प्राप्त हुए। हालांकि इस बार वह एक दानव राजा को मारकर 30 अंक अर्जित कर सकता था। स्टेट अंकों की उस राशि की बराबरी करने के लिए उसे 10 दिनों की दैनिक खोज या 6 लेवल अप की आवश्यकता होगी। इस अप्रत्याशित रूप से समृद्ध इनाम पर उसके होठों से सहज ही मुस्कुराहट फूट पड़ी। ठीक है, यह उच्चतम ग्रेड रून स्टोन क्या है? जिनवू ने पहले इनाम के विवरण की पुष्टि की। उच्चतम ग्रेड रून स्टोन, शैडो एक्सचेंज। इस उच्चतम ग्रेड रून स्टोन को तोड़कर आप एक वर्ग विशिष्ट कौशल सीख सकते हैं। मैं कक्षा विशिष्ट कौशल सीख सकता हूं। जिनवू की भौहें तन गईं। अब तक उसने 3 वर्ग विशिष्ट कौशल अर्जित कर लिए थे। छाया निष्कर्षण, छाया भंडारण, और अंत में संप्रभु क्षेत्र। उनमें से प्रत्येक एक अपरिहार्य कौशल था, और अपने रोस्टर में एक और कौशल जोड़ने के विचार मात्र से उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगा। ये कैसा कौशल है? वह कौशल के बारे में जानकारी की पुष्टि करना चाहता था, लेकिन केवल एक चीज जो सामने आई वह उसका नाम था, और कोई गहन विवरण नहीं दिया गया। जिनवू केवल अपने होठों को व्यंग्य से थपथपा सकता था। ठीक है, मैं खोज पूरी करने के बाद अंततः पता लगा लूंगा। 1 वर्ग विशिष्ट कौशल और 30 बोनस स्टेट अंक भी। यहां तक कि अज्ञात इनाम को छोड़कर यह पहले से ही प्रस्ताव पर लूट की एक उल्लेखनीय राशि थी। वह वास्तव में एक ही बार में सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ने के लिए प्रलोभित था, लेकिन हालांकि इससे पहले कि मैं कुछ भी शुरू करूं, जिनवू ने कुछ समय बाद पहली बार अपनी स्टेटस विंडो बुलाई। नाम: सियोंग जिनवू। स्तर: 80। शीर्षक: जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। HP: 24,406। MP: 5,019। थकान: 0। आंकड़े: ताकत: 186।
सहन शक्ति 145, एजिलिटी 175, बुद्धि 189, धारणा 126, वितरण के लिए उपलब्ध शेष अंक 0, शारीरिक क्षति में कमी 46%, कौशल निष्क्रिय कौशल अज्ञात LV, अधिकतम शारीरिक LV 1, हाई ग्रेड डैगर तकनीक LV 2, सक्रिय कौशल -LV, अधिकतम LV को लक्षित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, अधिकतम डराना LV 1, डैगर थ्रो LV 2, स्टील्थर LV 2, रूलर रीच LV 2, कक्षा विशिष्ट कौशल सक्रिय कौशल शैडो एक्सट्रैक्शन LV 1, छाया भंडारण LV 1, संप्रभु क्षेत्र लव 1, क्राफ्टिंग कौशल उपभोज्य जीवन का दिव्य जल 2/3, सुसज्जित वस्तुएं रेड नाइट्स हेल्म S, दानव संप्रभु की बाली S, दानव संप्रभु का हार S, एडवांस्ड नाइट ब्रेस्ट प्लेट B, एडवांस्ड नाइट गॉन्टलेट्स B, उन्नत जादूगर की अंगूठी B, मध्यवर्ती हत्यारे के जूते C, उसका स्तर पहले से ही 80 था और इंटेलिजेंस पर प्रत्येक बोनस स्टेट पॉइंट का निवेश करने के लिए धन्यवाद। वह देख सकता था कि यह अब उसकी ताकत स्टेट से अधिक हो गया है। मेरी इंटेलिजेंस स्टेट पहले से ही 200 अंक के करीब है। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके कुल MP अब 5000 के पार चले गए। उसका MP एक चीज के लिए जरूरी था। यह एक धोखा देने वाले उपकरण की तरह था जिसने उसे अपने सैनिकों को असीमित रूप से पुनर्जीवित करने की अनुमति दी। लेकिन जब उसने भविष्य में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ने के बारे में सोचा तो वह 5000 MP उसकी नजरों में अपर्याप्त लगा। अच्छा, आइए शुरू करें। यहां एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। जिन वू ने अपना स्टेटस विंडोज बंद कर दिया। फिलहाल वह दानव महल के भूतल पर खड़ा था, 76वीं मंजिल पर वापस पहुंचने में, जहां उसे अस्थायी रूप से अपनी विजय रोकनी पड़ी थी। बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, इसलिए उसने तुरंत फ्लोर ट्रांसफर मैजिक सर्कल में अपना रास्ता बना लिया। मंजिल 1 से 76 तक खोली जा चुकी है। आप किस मंजिल पर जाना चाहेंगे? जिन वू ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की। 76। रोशनी तेज चमक रही थी। पलक झपकते ही उसका परिवेश पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका सामना तेजी से जल रहे शहर से था। जब वह फ्लोर ट्रांसफर मैजिक सर्कल के अंदर था तो उसे बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी त्वचा पहले से ही जल रही थी। जिन वू ने सामान नीचे रखा और 2 कलाकृतियां बाहर निकाली। पहला एक काला वस्त्र था जिसे इसके निर्माता ने विंड रॉब नाम दिया था, और दूसरा एक अनाम अंगूठी थी जिसके भीतर जल प्रकार का जादू भरा हुआ था। जिन वू ने वस्त्र और अंगूठी दोनों पहन ली। लबादा पहनने और हुड खींचने के बाद जिन वू को अंततः ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अब एक सच्चा मैच प्रकार का शिकारी था। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर ठंडा हो रहा है। उन्हें पहनकर ही ऐसा महसूस होता था जैसे वह किसी ताजगी भरी ठंडी गुफा या ऐसी ही किसी गुफा के अंदर खड़ा हो। मुझे आश्चर्य है, क्या ये दानव के महल की लपटों के विरुद्ध काम करेगा? जिन वू ने धीरे धीरे जादू के घेरे से बाहर कदम रखा। और शुक्र है, इन कलाकृतियों ने अपनी महंगी कीमत साबित की। पिछली बार जब वह यहाँ था, उसके विपरीत दुर्बल करने वाली गर्मी अब उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती थी। रुको, क्या यह एक लबादा होने के कारण इधर उधर घूमने में असुविधाजनक नहीं होगा? वह आश्वस्त नहीं हो सका, इसलिए वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक साबित हुआ। जैसा कि इसके नाम विंड रोप के अनुरूप है, पूरी चीज हवा की तरह हल्की महसूस हुई। अच्छा, इसके साथ ही उसकी तैयारी पूरी हो गई। हालांकि ऐसा लगता था कि वह अकेला नहीं था जिसने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, क्योंकि राक्षसों ने उसकी गंध को भांप लिया था और उसके स्थान की ओर भागने के लिए एक बड़ा समूह बना लिया था। यदि यह अतीत में होता तो शायद वह अपनी मांसपेशियों को ढीला करने के लिए उनसे लड़ता या अपने स्तर को बढ़ाने के लिए प्रत्येक मंजिल के हर कोने में खोज करता। हालांकि अब चूंकि उसकी मां का इलाज इस कालकोठरी के साफ होने पर निर्भर था, इसलिए वह यहां एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता था। हमेशा की तरह अपने खंजरों को बुलाने के बजाय उसने पहले अपने सैनिकों को बुलाया। उसके भरोसेमंद शैडो सोल्जर्स ने खुद को प्रकट किया। फैंग्स कहाँ है? जिन वू ने अपने सैनिकों के बीच फैंग्स की तलाश की। ऐसा लगता था कि सिपाही का ग्रेड जितना ऊंचा होगा वो उतना ही करीब दिखाई देगा, क्योंकि फैंग्स को जिन वू के ठीक पीछे बुलाया गया था। उसने अपनी इन्वेंटरी से बीड ऑफ अवेरिस निकाला और उसे फैंग्स की हथेली के ऊपर रख दिया। आप अब से इसका उपयोग करें। यद्यपि जिन वू को भी जादूगर प्रकार का माना जाता था, बीड ऑफ अवेरिस का प्रवर्धन प्रभाव उस पर काम नहीं करता था, लेकिन उसने सोचा कि यह फैंग्स जैसे जादूगर के लिए काफी मददगार साबित होगा।
मानो अपना आभार व्यक्त करने के लिए फेंग ने अपना सिर गहराई से झुका लिया। अंततः जिन वू ने राक्षसों के विशाल शरीरों को करीब आते देखा। ठीक है, शुरू करने का समय आ गया है। अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देने के बाद जिन वू ने बारूका के डैगर और नाइट किलर दोनों को अपने हाथों में पकड़ लिया। जल्द ही राक्षस उसकी नाक के सामने कीड़ों की भीड़ की तरह आगे बढ़े। हालांकि उनकी अपनी संख्या में भी कोई कमी नहीं थी। इस स्थान पर अपने पिछले प्रवास की तुलना में अपने चेहरे पर अधिक आरामदायक अभिव्यक्ति के साथ जिन वू ने अपना समय बिताया और फिर जोर से चिल्लाया। नहीं, दरअसल वह चिल्लाने की योजना बना रहा था, अभी जाओ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सिर के ऊपर कहीं से आग की लपटों का एक बेहद मोटा भयावह खंभा एक विकर्ण रेखा में गिरा और हर एक दुश्मन को बहा ले गया। क्या बकवास है। जिस क्षण आग की लपटों का वह डरावना खंभा आया, सब कुछ पिघल गया, चाहे वह राक्षस हो या जमीन। राक्षस एक पल में भस्म हो गए और उसके कानों में एक के बाद एक परिचित यांत्रिक बीप बजने लगी। लेवल अप हुआ, लेवल अप हुआ। बिल्कुल नहीं। जिन वू ने अपने कांपते दिल को शांत करने की कोशिश की और अपने पीछे देखा, और उसने फैंग्स को वहां खड़ा देखा, जो अब उसके जीवित समकक्ष से 2 गुना बड़ा होकर कालकोठरी में वापस आ गया था, अपने मुंह से भूरे धुएं को बाहर निकालने में व्यस्त था। जिन वू ने सूखी लार निगल ली। क्या ये बीड ऑफ एवेरेस्ट की असली ताकत है? चूंकि ये राक्षस दानव के महल के अंदर रहते थे, इसलिए उन सभी में लौ आधारित हमलों के प्रति कुछ हद तक जन्मजात प्रतिरोध रहा होगा, लेकिन वे सभी वैसे ही जलकर नष्ट हो गए। एक बार जब उसे पता चला कि क्या हो रहा है, तो उसके होठों से अपने आप ही हंसी निकल पड़ी। रुको, शायद जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जल्दी मैं इस जगह को साफ कर पाऊंगा। जिन वू ने राक्षसों के अभी भी जलते हुए अवशेषों के साथ साथ झुलसी काली धरती को देखा और मन ही मन खुशी से चिल्लाने लगा। चैप्टर 100 फैंग्स की शक्ति आइटम बीड ऑफ अवेरिस से बढ़ी हुई आश्चर्यजनक रूप से अविश्वसनीय थी। फैंग्स ने इतनी अधिक हवा सोख ली कि आसपास का तापमान क्षण भर के लिए हड्डियों को ठंडा करने वाले स्तर तक गिर गया। और तब उसने बाएं से दाएं आग की लपटों का एक विशाल खंभा उगला और सचमुच अपने सामने वाले सभी शत्रुओं को भस्म कर दिया। आपने एक उच्च रैंक वाले राक्षस को मार डाला। आपने 1700 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने एक श्रेष्ठ दानव को मार डाला। आपने 2200 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने एक उच्च रैंक वाले राक्षस को मार डाला। ये बताने वाले संदेश कि उसने एक राक्षस को मार डाला और कुछ अनुभव अंक अर्जित किए, लगातार उसके सामने आते रहे। और यांत्रिक बीप की रिंग थोड़ी देर के लिए भी खत्म नहीं होना चाहती थी। हालांकि जिन वो मुस्कुरा रहा था। मुझे जैकपॉट मिल गया है। उसका एमपी खत्म हो गया होगा, क्योंकि फैंग्स ने हमला करना बंद कर दिया था। फैंग्स के एक ही हमले ने हमलावर राक्षसों के समूह के अधिकांश लोगों को भस्म कर दिया, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग भी थे जो किसी तरह इस भीषण नरसंहार से बचने में कामयाब रहे। जिन वू ने बस अपने छाया सैनिकों को आदेश दिया कि वे जाएं और उनसे छुटकारा पाएं। चुपचाप अपने 100 से अधिक छाया सैनिकों को सही क्रम में आगे बढ़ते हुए देखकर जिन वू को अंततः छाया संप्रभु की तरह महसूस हुआ। आपने एक उच्च रैंक वाले राक्षस को मार डाला। आपने एक उच्च रैंक वाले राक्षस को मार डाला। फील गुड संदेश जारी रहे। जिन वू ने एक उंगली भी नहीं उठाए और राक्षसों को नष्ट करने के लिए केवल अपने छाया सैनिकों का इस्तेमाल किया। उनमें से सबसे बड़ा योगदानकर्ता निश्चित रूप से फैंग्स था। जिन वू ने अपने पीछे देखा, या विशेष रूप से अपने बहुत पीछे। फिर उसने विशाल शैडो मैजिक सोल्जर, जो पहले एक हाई ऑफ जादूगर था, और बीड ऑफ अवेरिस देखा, जिसे भी उसके आकार से मेल खाने के लिए बड़ा किया गया था। वह मन का एक वस्तु थी जो अपने धारक के जादुई हमले की शक्ति को दोगुना करने में सक्षम थी। जिन वू के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि उस मोती ने फैंग्स की शक्तियों को काफी अच्छी तरह से किनारे कर दिया था, जो छाया सैनिक बनने के बाद कुछ हद तक खत्म हो गई होगी। और ऐसा लग रहा था कि कुछ जगह खाली भी थी। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए बीड ऑफ अवेरिस को फैंग्स को सौंपना होगा। यद्यपि वह भी एक जादूगर प्रकार का था, उसके पास एक भी ऐसा कौशल नहीं था जो प्रवर्धन प्रभाव का आनंद ले सके, इसलिए उसके पास यहाँ कोई विकल्प नहीं था। जिन वू ने अपनी खुद की स्किल विंडो खोली। निकाली जा सकने वाली छायाओं की संख्या 127/820। संग्रहित की जा सकने वाली छायाओं की संख्या 127/155। छाया निष्कर्षण, छाया भंडारण और संप्रभु क्षेत्र, तीनों कौशल बीड ऑफ अवेरिस से किसी भी तरह अप्रभावित थे। यदि वह अपनी छाया के लिए निष्कर्षण या भंडारण के लिए स्लॉट की संख्या बढ़ाना चाहता था, तो वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र तरीका उसकी इंटेलिजेंस स्टेट को बढ़ाना था। जिन वू ने स्किल विंडो बंद कर दी।
इस बीच सैनिक अपनी खदानों को साफ करने के बाद एक एक करके जिनवू के सामने एकत्र हुए। राक्षसी लाशों के पहाड़ों को इस तरह ढेर देखकर जिनवू के होठों के कोने काफी ऊपर उठ गए। इतने सारे राक्षसों के परिणामस्वरूप मुझे बहुत सारी लूट मिलती है। इस बार उसके सामने आइटम अधिग्रहण संदेशों की एक अंतहीन धारा उभरी। ठीक है, मुझे यहां से वह सब कुछ मिला जो मैं कर सकता था। जिनवू ने लूट का सारा सामान हासिल करने के बारे में सोचा तो वह गहराई से मुस्कुराया और उसे खत्म करने के बाद वह अपने भरोसेमंद आइस बियर शैडो बीस्ट सोल्जर टैंक की पीठ पर चढ़ गया। उसे अगली मंजिल पर जाने की अनुमति देने वाला तथाकथित प्रवेश परमिट अभी तक सामने नहीं आया था, जिसका मतलब था उसे इस मंजिल पर और अधिक राक्षसों को मारना था। जिनवू ने अपने सैनिकों को बाहर जाने का आदेश दिया। चलने के लिए तैयार हो जाओ। टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया और शैडो सोल्जर्स सभी व्यवस्थित तरीके से जिनवू के पीछे चले गए। पूरी सेना का एक साथ घूमना अक्षम है। जिनवू ने सोचा कि एक इकाई के रूप में कार्य करने वाले सभी 120 छाया सैनिक पर्याप्त रूप से कुशल नहीं थे। यदि व्यक्तिगत सैनिक कमजोर था तो ठीक है, ये रणनीति समझ में आती है, लेकिन अब नियमित सैनिक भी कई स्तर ऊपर चले गए थे और वे कमोबेश राक्षसों के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकते थे और फिर भी कुछ सफलता हासिल कर सकते थे। इतना ही नहीं, उसने अपनी शैडो सोल्जर सेना में रैंक के कालकोटरी के राक्षसों को भी शामिल कर लिया था। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सैनिकों की समग्र गुणवत्ता में बहुत वृद्धि हुई थी। आपने एक उच्च रैंक वाले को मार डाला। तुमने एक को मार डाला। उसके सैनिकों के इतने शक्तिशाली युद्ध कौशल का दावा करने के बावजूद चारों ओर घूमने और राक्षसों की खोज करने में लगने वाला समय वास्तव में उन्हें मारने में लगने वाले समय से अधिक था। बात यह थी कि इस दानव महल की प्रत्येक मंजिल एक औसत शहर जितनी चौड़ी थी। इस दर से इसमें हमेशा के लिए समय लगेगा। जिनवू ने अपने सैनिकों को 20-20 के 6 समूहों में विभाजित किया और फिर राक्षसों का शिकार करने के लिए उन्हें चारों ओर तितर बितर कर दिया। उसने उन्हें 2 आदेश दिए। 1, जो भी शत्रु मिले उसे मार डालो। 2, अगर अगली मंजिल के लिए प्रवेश परमिट मिल जाए तो मुझे तुरंत बताना। अपने सैनिकों के साथ बातचीत करना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वह साधारण हाथ के इशारों का उपयोग करके बातचीत कर सकता है। चूंकि सैनिक कोई लूट नहीं कर सकते थे, इसलिए यदि उन्हें प्रवेश परमिट प्राप्त करना था तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहां जाना पड़ा। निश्चित रूप से उसे फ्लो एंट्री परमिट के अलावा अन्य लूट को छोड़ना होगा, लेकिन उसकी वर्तमान प्राथमिकता जल्द से जल्द शीर्ष मंजिल पर पहुंचना था। शुरू करना। उनके आदेश से सभी 6 समूह अपने अपने रास्ते चले गए और थोड़ी देर बाद आपने 1500 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने 900 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने 1100 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। वस्तुतः हर जगह से उस पर अनुभव बिंदुओं की वर्षा होने लगी। लगता है मेरी परछाइयां शिकार करने लगी हैं। जिनवू ने अपने अनुभव बिंदुओं को ऊपर चढ़ते देखा और प्रसन्न भाव व्यक्त किया। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि कुछ गड़बड़ थी। मुझे मिलने वाले अनुभव अंकों की मात्रा कम हो गई है। ऊपरी मंजिलों पर पहुंचने के बाद वह कभी भी निचली मंजिलों से आमतौर पर पाए जाने वाले निम्न या मध्यम श्रेणी के राक्षसों से नहीं टकराया। उच्च रैंक वाले राक्षस अब अधिकांश समय दिखाई देते हैं और कभी कभार वह उनमें से कुछ श्रेष्ठ राक्षसों को मिला हुआ पाता है। एक उच्च रैंक वाले दानव को मारने के बाद अर्जित अनुभव अंकों की मात्रा 1700 थी और सुपीरियर दानव से, जो उच्च रैंक वाले दानवों से एक रैंक ऊपर का प्राणी था, उसे 2200 अंकों की निश्चित राशि प्राप्त हुई। हालांकि इस समय उसे जो राशि मिल रही थी वह उन संख्याओं से बहुत कम थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे मुझसे जितना दूर होंगे मैं उतने ही कम अनुभव अंक अर्जित करूंगा? जिनवू ने कुछ देर तक बिना रुके आने वाले अनुभव बिंदुओं के संदेशों को चुपचाप देखा। कमाई की रकम निश्चित रूप से कम हो गई थी, भले ही थोड़े अंतर से। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनुभव अंकों की मात्रा को प्रभावित करने वाली दूरी के बारे में सही था जो वह अर्जित कर सकता था। मुझे कुछ उपयोगी चीज के बारे में जानने को मिला। दानव महल की अनूठी व्यवस्था के बिना उसे इस तथ्य के बारे में पता नहीं चल पाता, जिससे उसे अनुभव बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलती। उसने ये भी सोचा कि उसने अपने सैनिकों को निचली मंजिलों पर शिकार के लिए समूहों में न जाने देकर सही काम किया। उस समय वह व्यक्तिगत रूप से राक्षसों से लड़कर अपनी युद्ध शैली को और भी परिष्कृत करना चाहता था, साथ ही एक भी दानव की आत्मा तथाकथित खोजपूर्णता आइटम को चूकना नहीं चाहता था। फिर भी उसने नहीं सोचा कि अनुभव अंक कम होने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। निश्चित ही मुझे अनुभव अंक कम मिल रहे हैं, लेकिन अब जबकि शिकार क्षेत्र के बड़े विस्तार पर अधिक कुशल शिकार हो रहा था, अर्जित अनुभव अंकों की कुल दर वास्तव में पहले की तुलना में बहुत तेज थी। अब भी उस पर अनुभव बिंदुओं के संदेशों की बारिश हो रही थी।
ऐसी स्थिति होने पर उसका स्तर, जो इस मंजिल की पहली लड़ाई के बाद से रुका हुआ था, अचानक बहुत गति पकड़ गया। लेवल अप हुआ, लेवल अप हुआ। जिन वू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। निश्चित रूप से लूट को छोड़ने को लेकर उसे थोड़ा कष्ट महसूस हुआ, लेकिन समतल करते हुए और साफ करने की तेज गति से मैं इन दोनों पक्षियों को एक ही बार में पकड़ लूंगा। जिन वू ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और पुष्टि की कि उसका स्तर 2 गुना बढ़ गया है। उसकी योजना पैसों पर थी। वह अनुमान से कहीं अधिक तेजी से 80वीं मंजिल पर चढ़ गया। वहां पहुंचते ही उसने एक बार फिर अपने सैनिकों को बुलाया। 119 छाया सैनिकों को एक साथ बुलाया गया। राक्षसों का शिकार करने और अपने लिए ढेर सारे अनुभव अर्जित करने के लिए अपने अपने समूहों में जाने के बाद सभी सैनिक और उनके स्तर बहुत अच्छी तरह से ऊपर चढ़ गए थे। ओह, कब से टैंक 10 स्तर से अधिक बढ़ गया। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। शायद उसके मालिक की दिलचस्पी भरी नजर उस पर पड़ने के बाद उसे खुशी महसूस हुई। टैंक, जो कल ही 28 के स्तर पर पहुंच गया था, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और वूंग की दहाड़ निकाली। जैसा कि बाद में पता चला, कुशल शिकार के फल का आनंद लेने वाला जिन वू अकेला नहीं था। वह जोर से मुस्कुराया। तो ठीक है, पहले की तरह उसने अपनी सेना को 6 समूहों में विभाजित किया और उन्हें रवाना कर दिया। इसके बाद वह अकेले ही उड़ान भरने लगा। वैसे भी वह अकेले अभिनय से परिचित था और उसे वास्तव में सैनिकों की सहायता की भी आवश्यकता नहीं थी। बीड ऑफ अवेयरनेस से उत्साहित फैंग्स को छोड़कर वह पूरी शैडो सोल्जर सेना से लड़ने और जीतने को लेकर काफी आश्वस्त था। तथापि अगर फैंग्स शामिल है, उस मामले में कौन जानता है, यदि फैंग्स को वास्तव में शामिल किया गया तो चीजें वास्तव में दिलचस्प हो सकती हैं, ये निश्चित है। हालांकि अंततः वो बस किसी असंभव चीज की कल्पना कर रहा था। क्या ये लगभग 1 सप्ताह पहले था। महज जिज्ञासावश और एक प्रयोग के तौर पर उसने शैडो सोल्जर्स को खुद पर हमला करने का आदेश दिया। पहली बार सैनिकों ने उसकी अवज्ञा की। मैं यह नहीं बता सका कि यह मेरे प्रति उनकी वफादारी के कारण था या किसी अन्य शक्ति द्वारा उन्हें प्रतिबंधित करने के कारण। आखिरकार वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। खैर, चूंकि वह व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थों के रूप में उपयोग कर रहा था, इसलिए वह परिणाम उतना बुरा नहीं था। इन सब के बावजूद मुझे कोई राक्षस कैसे नहीं दिखते। बारुका के खंजर को बुलाने के बाद जिन वू ने राक्षसों की उपस्थिति की खोज करते हुए इसे हल्के से अपने सिर पर उछाला और कई बार पकड़ा। मैं बता सकता हूं कि वे पास ही हैं, लेकिन जिन वू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह निश्चित रूप से आसपास उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, लेकिन वह एक भी राक्षस को नहीं देख सका। ये फिर कब था? क्या उसे पहले भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ था? तभी धरती अचानक ऊपर उठने से पहले 2-3 बार जोर से हिलती हुई प्रतीत हुई। उसी समय 3 सुपीरियर दानव जमीन से निकले और अप्रिय चीखें निकालते हुए जिन वू को घेर लिया। जिन वू ने गहराई से भौहें चढ़ाईं। राक्षसों ने इसे अपने शिकार के डरने के संकेत के रूप में लिया और वे अपने चौड़े खुले पंजे को सबसे पहले शिकार के सिर पर फेंकने के लिए आपस में झगड़ पड़े। यह इंसान के सबसे स्वादिष्ट हिस्से, सिर पर डिब लगाना था। हालांकि जब वह शिकार उछलकर हवा में एक बार घूमने लगा, इससे पहले कि जिन वू के पैर वापस जमीन पर पड़ते, राक्षसों के सिर हल्के गड़गड़ाहट के साथ गिरे। पहला, आपने एक श्रेष्ठ दानव को मार डाला। तुमने एक को मार डाला। जिन वू ने हल्के से ताली बजाई। आखिरकार उसे याद आया जब यह हुआ था, यह आखिरी रैंक्सी कालकोठरी थी जिसे उसने यूजिन हो के साथ साफ किया था। सही है, वे स्टोनमैन उस समय इस तरह फूट पड़ने से पहले भूमिगत छुपे हुए थे। जिन वू की अभिव्यक्ति, जो याद न कर पाने के कारण धुंधली हो गई थी, तुरंत चमक उठी। ये निश्चित रूप से महसूस हुआ जैसे उसके सीने से बोझ उतर गया हो। जिन वू ने राक्षस लाशों से लूट का ध्यान रखा। उसका चेहरा अभी भी उज्ज्वल था और फिर से चलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वह फिर रुक गया। जिन वू की आंखें अब जमीन पर टिकी हुई थीं। अपने पैरों के नीचे की जमीन पर नजर डालते हुए वह बोला, वैसे तुम लोग पहले से ही बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कोई यह नहीं बता सका कि जो चीज उस समय कांप रही थी वह जमीन थी या राक्षसों की आंखें। जिन वो 80वीं मंजिल को आसानी से छोड़ने में सक्षम नहीं थे। क्या इस मंजिल पर कहीं सचमुच शक्तिशाली राक्षसों का एक समूह है? फिर भी जिन वू का एक और समूह छाया के रूप में उसके पास वापस लौट आया। उसके पास उन्हें वापस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसका मन अब सैनिकों के विनाश और पुनरुद्धार की दर को बनाए नहीं रख सकता था। ऐसा पहली बार होगा। 76वीं से 80वीं मंजिल तक पिछली 4 मंजिलों के दौरान बिखरे हुए समूहों में शिकार करने की विधि ने उच्चतम दक्षता प्रदान की थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपीरियर राक्षसों के खिलाफ लड़ना अभी भी मांगना बहुत मुश्किल है?
निश्चित रूप से ये सुपीरियर राक्षस थे, न कि उच्च रैंक वाले राक्षस जो ज्यादातर समय 80वीं मंजिल पर दिखाई देते थे। इन सुपीरियर राक्षसों ने जमीन के नीचे छिपने जैसी छोटी मोटी चालें भी अपनाई। फिर भी उसने नहीं सोचा था कि इन श्रेष्ठ राक्षसों के पास ऐसी शक्तियां हैं जो उसके सैनिकों को इस हद तक पीछे धकेलने में सक्षम होंगी। इतना ही नहीं, यहां भी कुछ अजीब था, और सैनिकों के जिन समूहों पर हमला हो रहा था उनमें कप्तान वर्ग का अभाव था। फैंग्स, एग्रिट, आयरन और टैंक वाले समूह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बिना कैप्टन क्लास वाले अन्य 2 समूह नष्ट हो गए। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि दुश्मन जानबूझकर सबसे कमजोर समूहों पर पहले हमला कर रहा हो? यदि हाँ, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का पता लगाने के लिए पर्याप्त उच्च बुद्धि वाला एक राक्षस इस मंजिल पर मौजूद था। न केवल ताकतवर, बल्कि इसमें बुद्धि भी थी। वो स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि यह कौन था या वे कौन थे, लेकिन निस्संदेह वे गर्दन में दर्द पैदा करने वाले साबित हो रहे थे। 4 समूह शेष थे। यदि वह स्वयं को सम्मिलित कर ले तो 5। अगर दुश्मन ने सैनिकों के मूवमेंट पैटर्न का पता लगा लिया है तो उनका अगला लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे ही उसने ये सोचा, जिन वो वहां से गायब हो गया।